बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए आज एक और अच्छा दिन। देखिए, उनके लिए जो अपनी पोजीशन को लेकर होल्ड करके शांति से बैठे हैं, एक अच्छा दिन उनके लिए फिर से। खासतौर से बैंक निफ्टी में आज एक 0.5% की रैली हुई। करिश्मा, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। 300 पॉइंट और ऐड हो गए अगर आप होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी एक समय तो 100 पॉइंट के करीब ऊपर था, अभी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन अभी भी 24,050 के आसपास ही है। जो हमारी दीवार है 24,050 की। आईटी ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया 0.8%। मिड कैप आज थोड़ा कम चले, लेकिन स्मॉल कैप में आज तूफानी तेज़ी है। स्मॉल कैप 3/4% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है आज भी मार्केट में। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल्स, वहाँ भी थोड़ा कमबैक आया है। इंडिया विक्स आज फिर थोड़ा नीचे आया, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा इंडिया विक्स में रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक्चुअली अब वापस लो की तरफ बढ़ रहा है इंडिया विक्स, तो ये भी आपके लिए थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब बड़ा सवाल ये कि 24,050 की दीवार टूटेगी या नहीं, और क्या मार्केट आज डे हाई पर बंद हो पाएगा या नहीं, इन सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन फिलहाल के लिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में नरमी और रुपए की मजबूती से बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी का मोमेंटम। 8 मई के बाद इंट्राडे में निफ्टी निकला 24,100 के पार। 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सेबी की क्लीन चिट से प्राइम फोकस में लगा 5% का अपर सर्किट। वही जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से नवीन फ्लोरीन में अच्छी तेजी, लेकिन पानी की किल्लत पर बीएमसी के एक्शन से मुंबई रियल स्टेट शेयरों में दबाव। 2.5% की गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुआ लोधा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स में जोरदार तेजी, करीब 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 4% से ज़्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल ब्लू स्टार और क्रॉम्पटन। साथ ही सरकारी बैंक इंडेक्स भी 1.5% से ज़्यादा ऊपर, लेकिन कैपिटल मार्केट, रियल्टी और ऑटो में हल्का दबाव। ChatGPT और स्पॉटलाइट शेयरों का जलवा। कल का ChatGPT शेयर डिक्सन टेक आज भी 4% उछलकर बना हीरो ऑफ द डे। साथ ही मजबूत चार्ट के चलते कैम्स और SBI कार्ड में खरीदारी। देश के सबसे बड़े IPO NSE की तारीख बढ़ी आगे आई करीब। IPO के लिए फाइल कर सकता है आज DRHP। नेटवर्क एक्सक्लूसिव के मुताबिक 6% का हो सकता है IPO का साइज। इशू में LIC के हिस्सा बेचने की संभावना कम। उधर NSE के IPO से की खबर से BSE करीब 5% फिसल कर वायदा के टॉप यूजर्स में शामिल। एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से दौड़े डिफेंस शेयर। इंडेक्स करीब 3% मजबूत। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले करीब 16% रही ग्रोथ। साथ ही आगे भी तेज ग्रोथ की उम्मीद। टाटा मोटर्स ने JLR के लिए मीडियम टर्म में डबल डिजिट रेवेन्यू का ग्रोथ का रखा टारगेट। इन्वेस्टमेंट मीट में कहा, नॉर्थ अमेरिका पर फोकस बढ़ाएगी कंपनी। फ्यूचर्स टेक्नोलॉजी व्हीकल प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल ईयर 2029 तक करेगी 18 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर शो की। टाटा मोटर्स के कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं और मार्केट को अच्छे नहीं लग रहे हैं वो एक्चुअली। 8% अब स्टॉक नीचे है। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है आज। खैर, ये तो स्पेसिफिक टू टाटा मोटर्स है। अब जो JLR के, हालांकि JLR की ऐसी कोई कमेंट्री में मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखा, लेकिन जो भी है करीब करीब 8% के करीब स्टॉक नीचे। इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 10% के सर्किट की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ देर में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए 8% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक नीचे है। ध्यान रहे, टाटा मोटर्स आज इकलौता स्टॉक नहीं है ऑटोज़ में जहाँ प्रेशर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आप थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो हालांकि वो लोअर लेवल से थोड़ा ज़रूर रिकवर हुआ है। खैर, एनीवे, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आते हैं बाजार पर। और देखिए, 24,050 की एक दीवार है। आज हमने एक बात की थी कि 24,050 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। 24,050 से 24,150 के करीब, और अगर वो क्रॉस हो तभी आप 24,500 की तरफ बढ़ेंगे।
लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इंडेक्स बड़ा नेगेटिव नहीं है, सभी के सभी इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी है। अगर आप देखेंगे इवन मिड कैप भले ही सबसे कम चला है, लेकिन मिड कैप में भी है थोड़ी सी तेज़ी। और बैंक निफ्टी ने आज इस तरीके से पार्टिसिपेट किया है वो काफ़ी हार्टनिंग है। बैंक निफ्टी देखिए एक बार ज़रा डे हाई पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी इस समय। हाँ, मॉनसून की दिक्कत से FMCG और ऑटोज़ वो भी सेलेक्टिवली वहाँ पर थोड़ा प्रेशर है। FMCG इंडेक्स डे लो पर है और ऑटो इंडेक्स ये भी डे लो पर है। तो ये दो इंडेक्स हैं और जो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनेट है। बस ये और यही बात है कि अगर ये मॉनसून वाला फैक्टर नहीं आया होता ना, आज हम अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा चुके होते। बस बिकॉज ऑफ ये सब थोड़ा सा इशू आ गया। खैर, IT एक और इंडेक्स जिसने आज अच्छा फॉलो थ्रू दिखाया कल के गेंस के बाद। कल और आज दोनों दिन हमने IT पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। CNBC आवाज़ पर क्लियर बात हुई थी कि एक डबल बॉटम के साइन बन रहे हैं निफ्टी IT पर और कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ रही मार्केट के लिए। तो कल और आज 2 दिन आवाज़ पर पॉजिटिव व्यू था इसमें। इसके अलावा डिफेंस और चुनिंदा कैपिटल मार्केट शेयर, चुनिंदा क्यों? क्योंकि जो कैपिटल मार्केट का लीडर स्टॉक है वो नहीं चला। इस वजह से आप इंडेक्स देखेंगे अगर कैपिटल मार्केट वो नीचे दिखाई देगा आपको, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग स्टॉक्स हैं जो चले हैं, जैसे कैम्स, केफिन, इस तरीके के स्टॉक्स चले। BSE नहीं चला। तो देखिए कैम्स ये आज चैनल पे पिक भी था आई थिंक। केफिन यहाँ अच्छे मूव आए, लेकिन BSE गिर गया। तो क्योंकि BSE गिर गया इसकी वजह से कैपिटल मार्केट इंडेक्स नहीं चला। BSE में क्यों मुनाफा वसूली हुई आज? क्योंकि NSE का IPO आ रहा है और इस समय BSE जो है वो NSE के मुकाबले काफ़ी महंगा है, 40x वर्सेस 50x, जबकि NSE काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। इस वजह से और 2 दिनों से एक शानदार मूव आ रहा है डिक्सन टेक में। आज भी हालांकि कंपनी की थोड़ी सफाई आई है, उसके बाद थोड़ा शायद आई थिंक ऑफ हाई ज़रूर हुआ होगा स्टॉक, लेकिन 2 दिनों में अगर आप देखें डिक्सन टेक में शानदार तेज़ी रही है। लेट्स सी श्रेया आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा हमारे लिए। इंपॉर्टेंट होगा आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है बाजार के लिए, लेकिन अभी तक बाजार के अच्छे मूव्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा है। मिड कैप नहीं भी चला, उतना पार्टिसिपेशन नहीं है मिड कैप की तरफ से, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ब्रेथ की तस्वीर एडवांसेस की तरफ ही फिलहाल आपको नजर आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में आज अच्छी बढ़त है। ये देखिए ब्रेथ आपके स्क्रीन पर। आज जो बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें PSU बैंक्स का बड़ा हाथ है। प्राइवेट बैंक्स कुछ खास नहीं चले हैं, लेकिन जिस कदर PSU बैंक वो रखेगा, PSU बैंकिंग स्पेस जिस कदर लगभग 2% की तेजी पूरे PSU बैंक इंडेक्स में हमें देखने को मिली, उसने कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस में आज बैंक निफ्टी में जोश भरा है। लेकिन सर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस कर रहे थे है ना, निफ्टी पे 24,050 का वो हमने ब्रीच किया। इंट्राडे में 108 तक गए हम, लेकिन 200 का वो लेवल इंपॉर्टेंट था जो कि हम पार नहीं कर पाए। तो बड़ा रेजिस्टेंस के बीच में ही हम घूम रहे हैं फिलहाल निफ्टी पे। बैंक निफ्टी से आज साथ मिला है, IT भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल स्थिति तस्वीर ठीक नजर आ रही है। अब यहाँ से क्या रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी? जो लॉन्ग है वो क्या करे, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? आज सही सवाल पूछा आपने और वो कि आज अच्छा है प्राइस एक्शन। एक्चुअली प्राइस एक्शन 3-4 दिन से अच्छा है। अब देखिए क्या है कि प्राइस एक्शन सिर्फ निफ्टी रोज 200 पॉइंट ऊपर भागे तब नहीं अच्छा होगा। 200 पॉइंट रोज ऊपर भागने लग जाए तो फिर तो कुछ दिनों में स्क्रीन पे दिखना बंद, मतलब लेवल दिखना बंद हो जाए निफ्टी का, है ना। तो निफ्टी 24,000 के ऊपर समय बिता रहा है। परफेक्ट मार्केट रही। पिछले सोमवार को मार्केट ने एक हायर बॉटम बनाया, उसके बाद 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, फ्राइडे को ब्रेकआउट मिला, मंडे को गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी गेंस के साथ रहा। कल मार्केट ने फिर 135 पॉइंट के करीब का गेन दिखाया, आज मार्केट ने फिर आपको गेन दिखाया। मतलब इस पूरी स्विंग में अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट पर भी लिया तब भी आप 50-100 पॉइंट ऊपर ही होंगे इस समय। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। ठीक है, अगला ब्रेकआउट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आना चाहिए। देखिए अगर मार्केट को 24,050 को रिजेक्ट करना होता ना तो अब तक हम गिर चुके होते, बहुत बुरी तरीके से गिर चुके होते। ठीक है, तो अगला ब्रेकआउट जल्द आना चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है श्रेया। तो और देखिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं अगर तो पैसा बन रहा है। निफ्टी के ना हर मूव को पकड़ने की कोशिश मत करिए, वो आप कर भी नहीं पाएंगे और उससे कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, बेहतर है आप बड़े ट्रेंड के साथ रहें। बड़े ट्रेंड में छोटे ट्रेंड की तरफ की अगर रिजेक्शन आए वहाँ पर आप बाय करें, ऐड करें अपनी पोजीशंस को और हर गिरावट में सपोर्ट पे आप बाय करते रहें। निफ्टी में रेजिस्टेंस है 24,050 से 24,200 और फिर सपोर्ट है 23,850 से 23,900। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है यहाँ पर 56,800 से 57,000 पर सपोर्ट है
और फिर 57,800 से 58,000 के करीब के रेजिस्टेंस है। चलिए मैं कुछ और चीज़ों पे भी बात करूंगा। पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं एक बार। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अब लोअर सर्किट लग चुका है। स्टॉक करीब करीब अब आप देखें तो 9.5% नीचे है। इनफैक्ट डे लो पर तो ये आई थिंक सर्किट भी था। तो पहले एक बार अगर सुदर्शन रेडी है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। हाँ, तो सुदर्शन के पास चलते हैं, क्योंकि सुदर्शन गुड आफ्टरनून। क्या हुआ एकदम से 10% स्टॉक गिर गया? ऐसा क्या कंपनी ने कह दिया जो मार्केट को पसंद नहीं आया? देखिए, आज JLR का इन्वेस्टर डे अभी चल ही रहा है, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया, आउटलुक दिया है FY27 का। एक मेन कारण जिसके कारण आपको ये तेज़ गिरावट देखने को मिला है वो है मार्जिन का आउटलुक FY27 का। वो उन्होंने 4% दिया है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस था 5 से 6% का रेंज में। अगर जो आप मार्जिन को हटा दें और दूसरे आउटलुक की बात करें तो कहीं भी दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्जिन के कंसर्न के कारण और टाटा मोटर्स पीवी ने आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को। अगर जो 2026 की बात करें तो इसके कारण भी आपको ये शार्प डाउन मूव देखने को मिल रहा। अगर दूसरी बात करें तो एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो मीन्स फ्री कैश फ्लो का उन्होंने आउटलुक दिया है। वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेक इवन होगा FY27 में, वो पॉजिटिव है। और दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ का की जहां तक बात है तो वो बोल रहे हैं कि डबल डिजिट होगा, ऑलमोस्ट 12 to 13% FY27 में, तो वो भी पॉजिटिव है। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की, एक है नॉर्थ अमेरिका पे उनका फोकस रहेगा। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मीडियम टर्म में जो अभी JLR का टोटल बिजनेस साइज है, उनका एस्पिरेशन है कि नॉर्थ अमेरिका का साइज उतना बड़ा बनाने का, और नॉर्थ अमेरिका के अलावा 2 मार्केट में जो फोकस रहेगा उनका वो है इंडिया और वेस्ट एशिया। लेकिन मार्जिन का आउटलुक निराश किया इन्वेस्टर को, इसके कारण आपको ये शार्प गिरावट देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए, इतनी प्रॉम्प्ट जानकारी के हमारे साथ साझा करने के लिए। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अब देखिए 10% का यहाँ पर डाउन सर्किट लगता हुआ, लोअर सर्किट लगता हुआ। और ये जो मार्जिन आउटलुक है सर, इतना निराश किया बाजार को JLR के मार्जिन आउटलुक ने, और इस कदर प्राइस एक्शन, इस पर आपका टेक क्या है अभी फिलहाल? मेरे को लग रहा है थोड़ा ओवर रिएक्शन है। आई थिंक आज ऑटोज में वैसी थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से सुदर्शन ने कहा सिर्फ एक मार्जिन का इश्यू है। 4% का मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक थोड़े से मेटल प्राइसेस वगैरह ऊपर आए हैं, थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट था। 5 से 6% का एक्सपेक्टेशन था, उसके मुकाबले 4%। लेकिन उसके अलावा बाकी चाहे कैश फ्लो को हो चाहे रेवेन्यू हो, उन सब में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन आज थोड़ा सा वैसे ही ऑटोज पे एक सेंस थी कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जैसे सुदर्शन कह रहे थे ना, चला बहुत है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, है ना, तो कई बार क्या होता है ना, उसका एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज यहाँ पर इस वजह से एक इम्पैक्ट आ गया। आज एक और थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई थी, वो BMW वाली था। आई थिंक शायद उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट था। जो ग्लोबल ऑटो स्टॉक्स ग्लोबली जो है ना, टाटा मोटर्स की पीवी की पूरी वैल्यू, जो टाटा मोटर्स पीवी की एक्चुअली 80 to 90% वैल्यू ऑफ JLR है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक्चुअली है क्या? टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक मार्केट में कितने पैसेंजर व्हीकल चलते हैं? उनका भाई कमर्शियल व्हीकल तो उन्होंने टोटली अलग कर दिया। पैसेंजर व्हीकल में डोमेस्टिक मार्केट के स्टॉक के तो बहुत कम गाड़ियां, उनकी 90-95% आई थिंक JLR से आता है। तो टेक्निकली JLR का स्टॉक है जो इंडिया में ट्रेड करता है, उसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए। उसमें काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक कल सुबह ब्रोकरेजेस के व्यूज़ देखेंगे, हो सकता है कि कल रिकवरी आ जाए। लेकिन अगर कल रिकवरी नहीं आई तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ने नहीं जग दिया यहाँ पर। फिलहाल ओवर रिएक्शन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर, मार्जिन की डिसअपॉइंटमेंट को लेकर स्ट्रीट फिलहाल पनिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ही नहीं, एक बार BSE लेकर आई है स्क्रीन पर, यह भी वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है सर। और NSE इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। IPO मतलब बस आने में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन बस DRHR फाइल किया है। और इस तरीके से हमें ये रिएक्शन BSE पर कैसे देख रहे हैं? जब IPO आ जाएगा तो BSE और NSE पर ये टसल देखने को मिलेगा। आपका टेक क्या हो रहा है? देखिए श्रेया, टसल से ज़्यादा देखिए BSE और NSE एक इकोसिस्टम के 2 हिस्से हैं, दोनों को साथ में काम करना है। ऑब्वियसली विद इन दैट अब दोनों अगर लिस्टेड कंपनियां हो जाएंगी तो एक वैल्यूएशन का कंपैरिजन लाजमी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, NSE अनलिस्टेड मार्केट में पिछले 5 साल में 6 साल में 10 गुना हुआ है, ठीक है। BSE 40 गुना हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट BSE का बहुत कम था। अब BSE का मार्केट कैप जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे करीब 1.7 लाख करोड़ पे पहुंच गया था। NSE 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर आ रहा है, मतलब 3 गुना का फर्क है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्केट शेयर में कई गुना का फर्क है उसके मुकाबले। तो इस वजह से अब स्ट्रीट को कहीं ना कहीं लगता है। और देखिए बहुत लोग BSE इसलिए भी लेते थे क्योंकि कई लोग अनलिस्टेड स्टॉक नहीं लेते हैं,
वो वेट करते हैं कि जब लिस्ट होगा उसके बाद ही आप स्टॉक लेंगे। तो इस वजह से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कैपिटल मार्केट थीम में BSE को प्ले करने का। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि BSE में टॉप बन गया है, लेकिन एक स्टेज आएगी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि BSE और NSE दोनों की वैल्यूएशन एक समान हो जाएगी। या तो NSE में थोड़ी सी पॉजिटिव री रेटिंग हो जाएगी या BSE की थोड़ी सी नेगेटिव री रेटिंग हो जाएगी, दो में से एक चीज़ होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों हो जाएगा शायद, ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी कि सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट स्टॉक लिस्ट होने जा रहा है, उससे इस पूरे इकोसिस्टम को एक और फिलिप मिलेगा। और यही कारण है कि BSE छोड़ दें, इसके अलावा बाकी सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। आप केफिन देखें, आप कैम्प्स देखें, आप नुवामा देखें, है ना, ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना, ये थोड़ा सा अभी एक आपको अच्छा आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पूरे इकोसिस्टम पे नज़र रखें आप। मच अवेटेड IPO, देश का सबसे बड़ा IPO NSE IPO की खबर से BSE पर ये डेंट पड़ता हुआ हमने समझ लिया। लेकिन एक बार IT पैक भी लेकर आइएगा सर, और हम चर्चा कर रहे थे IT पैक को लेकर, आपने पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव व्यू भी ले रखा था IT पर और संकेत मिल रहे थे डबल बॉटम के। तो आज की प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, क्या ये कंफर्मेशन मिल गया? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने पिछले 2 रैलीज कंप्लीटली अवॉइड की थी, लेकिन इस बार IT की रैली जो है वो क्योंकि एक फंडामेंटल न्यूज़ से आई है, जो कि HCL टेक वाली न्यूज़ थी, सर्वम AI में उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से, और टेक्निकली थोड़ा हायर एक लो बनाया है। अब ये रैली नहीं फेल होनी चाहिए। अगर ये रैली फेल हुई तो मतलब मार्केट में कुछ और दिक्कत है। अभी भी IT में बहुत लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। अच्छा देखिए, कोफोज है जैसे फॉर एग्जांपल श्रेया, आज सुबह हमने क्या बात की थी कोफोज में, कल हमने एक व्यू लिया कोफोज में पॉजिटिव व्यू, अनएडिटेड पॉजिटिव व्यू। आज सुबह एक व्यू लिया कि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कल वाली बुक कर लीजिए, क्योंकि आज सब चेज करेंगे। आज चेज करके क्या मतलब है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आपने रैली मिस की है तो अब डिक्लाइन में जैसा आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं ना, वो एक अप्रोच हो सकती है। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक बात हो ही रही है तो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, इनकी बात हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक में सबसे पहले ट्रेंड, आज निफ्टी और F&O दोनों का टॉप गेनर। सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज़ूडियो में मौके ज़्यादा हैं। दूसरा है भारत डायनामिक्स, इनफैक्ट पूरा डिफेंस स्पेस ले सकते थे आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ट्वीट के बाद शानदार मूव्स आए आज डिफेंस स्पेस में। डिक्सन पर 2 दिनों से CNBC आवाज़ पर पॉजिटिव नज़रिया है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे लग रहा है डिक्सन में ना कुछ लोग शॉर्ट साइड पे फंस चुके हैं, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि शायद वो CLSA की रिपोर्ट का इम्पैक्ट आएगा, नहीं आया। आज भी बहुत लोगों को लग रहा था कि वो डिक्सन का क्लैरिफिकेशन उसका इम्पैक्ट आएगा, अब तक तो नहीं आया, ठीक है ना। तो खैर एनीवे जो भी है, अच्छे मूव्स आए यहाँ पर। अब आते हैं हम आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले BSE, NSE की लिस्टिंग और करीब आई तो उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली आपको यहाँ पर आज दिखाई देगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसमें एक्चुअली जब मैंने भेजा था तब तो वो मॉनसून फैक्टर था, लेकिन अब तो अलग ही फैक्टर हो गया है इसका, इसकी वजह से गिर रहा है करीब 8%। लोधा आखिरी स्टॉक आज फिसड्डी स्टॉक्स में। BMC एक्शन का इम्पैक्ट, आज सुबह हमने कहा था कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज थोड़ा प्रेशर आएगा। लोधा डेवलपर्स क्लियरली आज सेलिंग प्रेशर दिखाता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। मार्केट में अच्छी तेजी से शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन से स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई है, आज के आपकी स्क्रीन पर होगा। ट्रेंड 5.5% ऊपर, सिटी की बुलिश रिपोर्ट है, ज़ूडियो में मौके हैं और डिटेल में समझेंगे शो में। ये बना है निफ्टी का टॉप गेनर। इटर्नल कल भी तेज था, आज भी तेजी, यहाँ पर 2% का मूव। कोल इंडिया, BEL, पूरा डिफेंस पैक आज फोकस में। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ डिफेंस का, राजनाथ सिंह जी का वो ट्वीट और वो एक्शन हम देख पा रहे हैं। येस बैंक कल भी तेज था, देखिए आज भी तेज है, 5.5% के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। ब्लू स्टार, वोल्टासी जो AC स्टॉक्स हैं ये अच्छा कर रहे हैं। कमजोर मॉनसून, गर्मी ज़्यादा है, ये सारे स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4.5% ये ऊपर है। भारत डायनेमिक्स अगेन डिफेंस का पैक, डिफेंस अच्छी तेजी, 4.5% का मूव यहाँ पर भी है। डिक्सन टेक बुलिश रिपोर्ट से ये भागता हुआ आज के सेशन में 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कामकाज। लेकिन बैकफुट पे कौन से स्टॉक्स? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अभी चर्चा हुई, ये JLR का जो मार्जिन है उसने डिसअपॉइंट किया कहीं ना कहीं, तो 7.5% का डेंट। थोड़ा फार्मा स्पेस के कुछ चुनिंदा काउंटर्स गिर रहे हैं। सिप्ला आपको 2% नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा BSE वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। NSE का इम्पैक्ट, SRF में मुनाफा वसूली, कोलगेट और लोधा डेवलपर्स अगेन रियल्टी पैक में BMC के एक्शन का वो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि आज शो में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी बताएंगे आपको कि आज डिफेंस स्पेस फोकस में क्यों है। उनके बाद नुपुर बताएंगे कि समर थीम वाले स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। 2:35 पर समझेंगे डिक्सन टेक आज का हीरो क्यों बना है। 2:45 पर आशीष NSE IPO पर खास डिटेल लेकर आएंगे। 2:55 पे कंचन बताएगी नाइका फोकस में क्यों आया। 3 बजे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा जी। 3:10 पर रणजी से समझेंगे स्ट्रैटेजिकल के लिए। 3:15 पर नुपुर बताएंगी डीलर्स के रडार पर कौन से शेयर्स हैं। साथ ही बताएंगी ट्रेंड निफ्टी का टॉप गेनर क्यों बना हुआ है। और 3:20 पर होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और शो की शुरुआत करेंगे। अब मतलब पिक्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर शुरुआत करें। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मैंने जो चुना है इस बार बैंकिंग क्षेत्र में वो PSU बैंक, स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। 877 के अंडर काम कर रहा है। 870 का स्टॉक है, सिर्फ 6-6.5 रुपए का स्टॉक है, ज्यादा नहीं। टारगेट समझिए कल तक 900 पॉसिबल है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक गाबा सर को पसंद आ रहा है। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए एस्ट्रल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एस्ट्रल लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 1549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1610 जो प्रीवियस हाई था 1610 वही आपके टारगेट रहेंगे। चाहे तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 35 रुपीज के टारगेट सेट करें। ओके, एस्ट्रल या तो फ्यूचर्स ले लें या 1600 की कॉल ले लें। टाटा मोटर्स में रिकवरी आ रही है वैसे, अब 7% नीचे रह गया 10% वाला। अब राजेश जी आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए मेरी नजर CDSL के चार्ट के ऊपर है। आप CDSL का डेली चार्ट देखें, करीबन 1280 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था स्विंग का। तो 1280 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है 1293 पे। तो 1280 के ऊपर बाय, 1270 का स्टॉप लॉस। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 1335 पे। तो CDSL इज अ बाय। CDSL ये अच्छा लग रहा है कैपिटल मार्केट स्पेस में राजेश जी को। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? देखिए मेरी पिक होगी फिनोलेक्स केबल्स। ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और आज के दिन में अच्छा मोमेंटम और ब्रेक दिया ऊपर की ओर। तो फिनोलेक्स केबल पे बाई की राय होगी। ऊपर में टारगेट हम 1155 का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1060 का। ओके, 1060 का स्टॉप लॉस लगाना है फिनोलेक्स केबल में। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है मार्केट का, तो मुझे लगता है सीमेंस में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है। 3870 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। 3600 का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बेस इंट्राडे में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा सेटअप यहाँ पे लास्ट 2 दिन में देखने मिला है और आज यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। तो 3870 के टारगेट के लिए सीमेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। सीमेंस ये अच्छा लग रहा है विकास जी को, खरीदारी की राय। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड है। अब गौरांग जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर? बहुत धन्यवाद श्रेया जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो सकता है। तो अभी चर्चा हुई थी रक्षा क्षेत्र की और मैं अभी सुबह कुछ पढ़ रहा था। रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन में इजाफे हुए और माननीय रक्षा मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, वित्तीय वर्ष 2021 में करीबन 85,000 करोड़ का उत्पादन हुआ था। अभी का जो आंकड़ा आया है करीबन 110% के इजाफे के साथ 1,80,000 करोड़ का स्थानीय उत्पादन रक्षा क्षेत्र की जुड़ी हुई कंपनियों से हुआ है। और ये अनुमान लगाते हुए कि इसका भविष्य आगे जाकर के और उज्जवल है, न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट के ऑर्डर से लेकिन विदेशों से जो ऑर्डर आएंगे और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरेगा। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। काफी बार हमने चर्चा की है, लेकिन लगातार हर कुछ समय बाद इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत और उतनी ही अनुभवी ये कंपनी है उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर कामकाज पर लाने के लिए, जिससे नतीजों में इजाफे होते हुए दिखेंगे। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ देते हैं। BEL ये निफ्टी का टॉप गेनर भी बना हुआ है। गौरांग जी को पसंद आ रहा है, डिफेंस पैक फोकस में है उस ट्वीट के बाद। टेक्निकल कॉल्स साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लें। गाबासन ने PSU बैंक से इंडियन बैंक चुना है। 900 के टारगेट देख रहे वो, 870 का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय जाहिर तौर पर। मानस जी कह रहे हैं कि एस्ट्रल में अच्छी रिकवरी है, 1610 के टारगेट के लिए से देखें, 1549 का स्टॉप लॉस लगाएं। राजेश जी ने CDSL चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स में नजर आ रही है। 1335 का टारगेट है, 1270 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी ने फिनोलेक्स केबल्स चुना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ उनकी तरफ से 1155 के टारगेट आए हैं, 1060 का स्टॉप लॉस। विकास जी सीमेंस के साथ जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर मजबूती और 3870 के टारगेट है, 3600 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में गौरांग जी ने अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया बताया, लंबी अवधि के नज़रिए से BEL उनको पसंद आ रहा है। निफ्टी एक बार फिर से लेकर आई स्क्रीन पर और हम थोड़ा सा फिसलते हुए 54 अंक ऊपर रह गए हैं और बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन एक बार रिलायंस रखिएगा स्क्रीन पर। और रिलायंस 3-4 सेशन की तेज़ी के बाद अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसला और फ्लैट होता हुआ नजर आया। ये सर आज की मुनाफा वसूली कैसे देख रहे हैं, ये आई ही क्यों? थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी आ गई। देखिए श्रेया, देखिए व्यू बहुत क्लियर है रिलायंस पे। फ्राइडे तक रौनक रहेगी इसमें, फ्राइडे मॉर्निंग तक भी रौनक रहेगी। फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब ये मार्केट का ट्रेंड है। अब फ्राइडे को अनलेस कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अनाउंसमेंट आ जाए जो हमें नहीं पता है। बहुत लोग आज सुबह एक पेपर में खबर छपी है कि जियो का IPO शायद इसी AGM में आ जाए। अब अगर ऐसा आ जाए तो नहीं, उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, उसके बाद ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, लेकिन ये असली ट्रेड एक्चुअली कल थी। कल ज़्यादा जूसी ट्रेड थी, आज थोड़ा सा उतना, लेकिन आज भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी आई है। इशू क्या है कि थोड़ा सा ना चल चुका है अब रिलायंस, और अब आज वेंसडे ऑलरेडी हो चुका है। एक दिन की और मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी तेज़ी बाकी हो, उसके बाद फ्राइडे को एक रिस्क रहे। तो अगर आपने इस ट्रेडिंग मूव में पार्टिसिपेट किया है तो थोड़ा फ्राइडे को आप सोच सकते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। और देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो आप कोई ट्रेड वेड कुछ भी ले आओ तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर प्लीज़ संपर्क करिएगा और एक व्यू लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सेक्टर ऑफ द डे डिफेंस। आज सुबह 10 बजे हमने आपको बताया था, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी, और लक्ष्मण जी ने आपको आगे का प्लान भी बताया था। और 10 बजे के बाद से देखिए आप, डिफेंस स्टॉक्स रुके नहीं हैं, शानदार तेज़ी है, ज़बरदस्त मोमेंटम। लक्ष्मण के पास वापस चलते हैं और जानते हैं कि और आगे क्या क्या प्लान्स हैं और क्यों आज मार्केट ने डिफेंस स्टॉक्स को इतना बड़ा थम्स अप दिया। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी कुछ प्लान्स हैं सरकार के, जो रक्षा मंत्री ने एक तो बताया कि अब तक क्या किया है, और एक आपने बताया कि आगे क्या प्लान है। एक समय था जब रक्षा उपकरणों या फिर कहें डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हम इंपोर्ट पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, ताजा आंकड़े, उसके मुताबिक डिफेंस इक्विपमेंट का घरेलू उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 1.78 लाख करोड़ रुपए का पार कर चुका है डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन। अब तक इतना ज्यादा उत्पादन रक्षा उपकरणों का कभी नहीं होता था। अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये 15.6% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। अगर 2021 से तुलना करें तो 110% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर 2014 से तुलना करें तो डिफेंस प्रोडक्शन में, घरेलू उत्पादन में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। और जो रक्षा मंत्री ने कहा है उसके मुताबिक ये डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने में, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में न सिर्फ सरकारी क्षेत्र की डिफेंस कंपनियों का योगदान है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का योगदान है। रक्षा मंत्री ने अपने पोस्ट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो तेज रफ्तार देखने को मिली है, ये रफ्तार थमने वाली नहीं है, रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। इसका सीधा सा संकेत यह है कि आने वाले दिनों में सरकार डिफेंस इक्विपमेंट के घरेलू उत्पादन पर काफी ज्यादा जोर देने वाली है। जो संकेत मिल रहे हैं
उसके मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की बैठक में ऐसे कई सारे प्रस्ताव आएंगे जहां पे घरेलू उपकरणों को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। और बता दूं कि डीएसी की बैठक की अगुवाई खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं और अब तक करीब 12,300 से ज्यादा इक्विपमेंट जिसका अब तक हम इंपोर्ट किया करते थे उसके घरेलू उत्पादन को मंजूरी दी जा चुकी है। और इसे 5 डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियां जो है करीब 2,972 आइटम का घरेलू उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, जो इसका अब तक इंपोर्ट पर निर्भरता रहा करता था। यानी जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में डिफेंस प्रोडक्शन में और रफ्तार आएगी और फोकस इस बात पर होगा कि टेक्नोलॉजी आधारित डिफेंस इक्विपमेंट का बढ़ावा कैसे दिया जाए और बड़े बड़े कंपनियों को जो ऑर्डर है उसको कैसे जमीन पर जल्द से जल्द लागू किया जाए। बिल्कुल शुक्रिया लक्ष्मण जी। ऑर्डर्स तो काफ़ी अच्छे ही रहे हैं लेकिन हमेशा दिक्कत एग्जीक्यूशन की रही है। प्रोडक्शन हाई पर है। बीडीएल एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। बीईएल गौरांग जी ने चुना अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया और बीडीएल आपको याद होगा Q4 नतीजे आए थे, एग्जीक्यूशन में काफ़ी कमी थी, उसके बाद हमने एक तरफा यहाँ पर गिरावट देखी थी लेकिन आज देखिए ये डेज हाई पर है। एक चार्ट चेक इस पर 5% की तेज़ी पर। आशीष जी, भारत डायनामिक्स आप देखिए Q4 के बाद टूटा था लेकिन अब जो ये खबरें आ रही है डिफेंस मोमेंटम में है। हालांकि इसकी दिक्कत रही एग्जीक्यूशंस, लेकिन चार्ट पर कैसा नजर आ रहा है? देखिए 27 और 29 मई के बीच में एक बड़ा गैप डाउन हुआ था इस स्टॉक में और वो वही रेंज में बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा था। आज के दिन काफी समय के बाद में ये न्यूज आने के बाद एक मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टॉक जो प्रीवियस स्विंग हाई 1350 1360 वहां तक जा सकता है और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो है 1250। तो कोई भी डिप मिलती है वहां पर बाय करिए 1350 के लेवल के लिए। और अगर बड़ा ट्रेंड और मोमेंटम बनना है तो ये स्टॉक को 1350 का स्विंग ब्रेक करना होगा, तो यहाँ से 1500 के लेवल्स पार कर सकता है। काफी समय से अंडर परफॉर्मिंग है, मेरे ख्याल से वो चेंज होना चाहिए अभी। ओके, चलिए डिफेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं आज की थोड़े से नेगेटिव्स की। एल नीनो की वजह से देश भर में मानसून में देरी हुई है, बारिश का इंतज़ार और बढ़ती गर्मी। ये कुछ सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है लेकिन कुछ के लिए पॉजिटिव है। जी हाँ, कूलिंग शेयर्स कमाई की थीम एक हॉट थीम बनती जा रही है। एसी स्टॉक्स मेनली। नूपुर के पास चलते हैं डिटेल्स के लिए। नूपुर, बिल्कुल एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मॉनसून तो डीले है लेकिन गर्मी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जितने भी एसी के स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट आइसक्रीम वाले स्टॉक्स भी वाडेला और क्वालिटी देखें तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक्स में नजर आएगा। 2026 को एल नीनो का साल कहा गया IMD की तरफ से और 16 जून तक देखें तो सामान्य से 35% कम मानसून अब तक आते हुए नजर आया। इनफैक्ट कई राज्यों में, कई क्षेत्र में देखें तो आपको 57% भी बिलो नजर आएगा। सेंट्रल में 57% कम मॉनसून आते हुए नजर आया। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखें तो 41% तक जो मॉनसून है वो काफ़ी कम है और इसकी वजह से जो हीट वेव से समर्स है वो पीक होते हुए नजर आ रहा है। अब इसका बेनिफिट सीधा सीधा एसी कंपनीज को मिलता है, जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कुछ शहरों के लिए नेगेटिव भी होता है, जैसे कि डिमांड पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, रूरल डिमांड इम्पैक्ट पर हो सकती है बारिश कम होने की वजह से, तो FMCG प्लेयर्स भी फोकस में आते हैं। लेकिन आज बजिंग स्टॉक्स में आपको एसी स्टॉक्स नजर आएंगे तो यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। मॉनसून पर IMD का बयान आते हुए दिखा जहाँ पे उनका कहना है कि महाराष्ट्र गुजरात में अभी सामान्य से कम काफ़ी मॉनसून जो है वो आते हुए नजर आया है। सितंबर में एल नीनो का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, तो ये थीम सिर्फ आज नहीं सितंबर तक कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अब इससे ज़्यादा फ़ायदा एसी जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो रिटेलर्स है, जो बेचते हैं, इन सब कंपनीज को मिलते हुए नजर आता है। और पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके लिए पुलअप करें तो 10 साल में किन कंपनियों ने कितना पॉजिटिव रिटर्न जून के महीने में दिया वो भी टेबल आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। सबसे पहले ब्लू स्टार, 10 साल में से 7 साल ऐसे थे इस कंपनी के लिए जहां पे जून के महीने में पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिखे। वोल्टास की बात करें तो 6 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए जून के महीने में। सिम्फनी भी 6 बार से ज़्यादा के 6 बार के यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आते हुए नजर आए। SRF और नवीन फ्लोरिन की भी बात करें तो यहाँ पर भी 6 बार SRF और 5 बार नवीन फ्लोरिन। ये कूलिंग प्रोडक्ट के कंपोनेंट जो गैस रेफ्रिजरेंट का काम करती है, तो ये कंपनीज भी फोकस में आती हुई नजर आती है और इनके भी पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे। वाडेलाल इंडस्ट्रीज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स भी फोकस में। इनफैक्ट क्वालिटी का डेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है, लेकिन इस महीने वो स्टॉक भी 32% ऊपर है। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। कूलिंग शेयर हॉट रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गौरांग जी, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद मूसलाधार बारिश हो और एसी का उपयोग ना करना पड़े, लेकिन अब एसी की ठंडक लेनी हो और ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी देखिए आप शानदार तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो ये बारिश के नहीं होने के गम को क्या इन्वेस्टर्स यहाँ पर भुना सकते हैं?
क्या अभी नजरिया बन रहा है आपका ब्लू स्टार वोल्टा जैसे स्टॉक्स में? तो श्रेया जी, जब गर्मी देर से आई थी और ठंडी का मौसम थोड़ा लंबा चला था, तब यही स्टॉक थे जो पिट गए थे। मुझे याद है अनुज भाई, वीरेंद्र और आप और हम सब महानुभाव शो पर थे और पिट गए थे ब्लू स्टार, वोल्टा, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स। तो मैंने कहा चलो देर है लेकिन आएगी जरूर। गर्मी आई और अब ऐसी गर्मी है कि बारिश का नामो निशान नहीं है। तो पहले तो इंद्रदेव से प्रार्थना है कि जो आशीर्वाद हमें देना है वो दे दे, ज्यादा विलय ना करे इसमें, जिससे परिस्थिति यहाँ से थोड़ी बहुत और नकारात्मक हो जाए। लेकिन इसके बाद भी बारिश के मौसम मेरे ख्याल से काफी गर्मी का रहेगा, जैसे अल नीनो की इम्पैक्ट, और जैसे अभी बात कर रही थी नूपुर, ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, ये तीनों ही कंपनियों के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है श्रेया जी। और मैं ये मानता हूं और ये मैंने देखा भी है कि पहले जो परिस्थिति थी मांग को लेकर के, तो बड़े बड़े शहरों में से, छोटे शहरों में से मांग आती थी। अब मांग जो आ रही है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से, इलाकों से ज्यादा आ रही है, और यहाँ से जो आपको सकारात्मक रुझान है वो इनके नतीजों पर आते हुए दिखेगा। ओके, सारे स्टॉक्स पर खरीदारी की राय गौरांग जी की तरफ से आती हुई फिलहाल आप रख सकते हैं रेडार पर। अच्छा, वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। गाबर सर, राजेश जी और आशीष जी से कैश कॉल्स लेंगे। तो गाबर सर बताइए, फिर कैश में कौन सा स्टॉक पसंद किया आपने? आई थिंक मेरा ध्यान है शैले होटल्स पर। शैले होटल्स ट्रेड करे 770 पर, 777 पर। स्टॉप लगाएंगे 765 पर। करीब 13 रुपए का स्टॉप है इंटेंशनली, लेकिन ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो सकता है। टारगेट होगा 800 का। सेटअप सही लगता है, 800 के लिए तैयार है, मैटर ऑफ टाइम। शैले होटल, शैले होटल्स, ये होगी गावा सर की पिक। राजेश जी, आपके पिक? अनुज जी, देखिए DCX सिस्टम लिमिटेड, आप इसका चार्ट देखिए, 190 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस था, तो 190 को सरपास करके ये हेड करा है टुवर्ड 200 EMA, जो करीबन 205 के आसपास है। तो 194.60 ये करंट प्राइस है। 205 का टारगेट होगा, जो इसका 200 EMA है, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है एज ए स्विंग ट्रेडर, इट शुड बी एट 190। DCX सिस्टम्स। ठीक है, DCX सिस्टम्स। आशीष जी, कैश में आपके पिक? देखिए, GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा था और आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक दिया है, 20 DMA के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश यहाँ पे थर्ड वेव की शुरुआत है, तो अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ऊपर में टारगेट इस स्टॉक के अंदर आते हैं करीबन 2950 के, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो है 2700 का। ओके, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये होगी कैश मार्केट पिक। चंदन जी जुड़ गए हैं पैनल में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए चंदन जी, किस स्टॉक में होगी कमाई? बिल्कुल, देखिए आप कैश कॉल की बात कर रहे हो तो एक काउंटर फोकस में है लोएट्स इंजीनियरिंग। काफी बड़े वॉल्यूम के साथ 2 दिनों में इसमें बड़ा मूव देखने को मिला है। हालांकि 8-9% चला है, हल्के से डिप में यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे, बट जो ईयरली चार्ट है उसमें एक मल्टीपल मंथ्स, मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3 महीने में एक वी शेप रिकवरी हुई है और पिछले लगभग 18-20 महीनों का कंसोलिडेशन यहाँ पे निकल के न्यू टेरिटरी बन रही है। सो लोएट्स इंजीनियरिंग पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेंगे यहाँ पे 82 के ऊपर में, लगभग 95 और 99 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, लॉयड्स इंजीनियरिंग, ये हो गई चंदन जी की पिक। चलिए अब बात करते हैं हमारे 2 दिनों से एक स्टॉक जिसके हम बात कर रहे हैं ChatGPT में, डिक्सन टेक। आज भी 4% ऊपर है, कल भी अच्छे मूव्स थे। JP मॉर्गन की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं क्यों आज स्टॉक में तेजी आई। श्रेया, बताइए। जी, कल का ChatGPT और आज का एक का बिग स्टॉक्स डिक्सन में शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, 4.5%। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 5% तक उछल गया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज। शानदार मूव्स यहाँ पर। अच्छा, दरअसल खबर ये है कि मच अवेटेड JV को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि जैसा कि आपने जिक्र किया, डिक्सन टेक ने सफाई दी है कि अभी तक कोई ऐसी मंजूरी नहीं मिली है JV को लेकर, लेकिन ये भी नहीं कहा डिक्सन ने कि जून तक नहीं मिलेगी। तो खबरें ये है कि इस महीने शायद वीवो और डिक्सन का जो JV है उसको मंजूरी मिल जाए, और इस पूरे सिनेरियो को, इस जॉइंट वेंचर के सिनेरियो को JP मॉर्गन ने फिर से एनालाइज किया और उस पर रिपोर्ट निकाली है। अच्छा, जो टारगेट प्राइस दिए थे JP मॉर्गन ने वो तो ऑलरेडी इंट्राडे में हिट हो गए,
और लंबी अवधि की नज़रिए से हालांकि ओवरवेट की कॉल है तो रहेगा डिक्सन फोकस में, लेकिन क्या आंकड़े उन्होंने बताए हैं वो रख देती हूँ। तो मैनेजमेंट के मुताबिक वीवो हर साल भारत में करीब 3.5 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचती है। उसमें से अगर आप बात करें लगभग 67% यानी कि लगभग 2.5 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन डिक्सन से ही आता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जेवी होगा आप ये समझ सकते हैं। मैनेजमेंट का अनुमान है कि जेवी से कंपनी के रेवेन्यू में करीब 30,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। तो इससे जेवी से कितना बड़ा रेवेन्यू को सपोर्ट मिलेगा ये भी आंकड़े सामने रख दिए मैंने। साथ ही वीवो के प्रोडक्ट्स का एवरेज सेलिंग प्राइस मौजूदा मोबाइल पोर्टफोलियो से ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जेवी है ये। और अगर जेवी को जून के अंत तक मंजूरी मिल जाती है तो ब्रोकरेज का मानना है कि 60 से 90 दिनों के अंदर यानी कि Q3 तक ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, फिनेंशियल ईयर 27 में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन देगा ये, और फिनेंशियल ईयर 28 तक ये 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। साथ ही फिनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो जेपी मॉर्गन ने बढ़ाया है, करीब करीब 24 से 39% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ईपीएस उतनी गति से नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 13 से 18% का अनुमान रखा है ईपीएस में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जेवी का वो 51:49 के तहत होगा, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा माइनॉरिटी के पास भी जाएगा। तो इस कदर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर स्पेशली इस पूरे जेवी सिनेरियो को लेकर आई है। हालांकि अभी तक कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की है इसकी, लेकिन हो सकता है अगर ये जेवी होता है तो डिक्सन में हम एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया श्रेया। 4-4.25% ऊपर इस समय डिक्सन टेक। गौरांग जी, इन लेवल्स पर काफ़ी डिवाइडेड है स्ट्रीट, क्योंकि वैल्यूएशन शायद थोड़े महंगे हो गए हैं। आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? अनुज भाई, अच्छी चीज हमेशा महंगी आती है शेयर बाजार में, और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले किसी संस्थागत निवेशक ने बिकवाली की रिपोर्ट निकाली थी इसी कंपनी पर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। देखिए, ये क्षेत्र में बहुत पसंद आता है, पूरा एएमएस डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस क्षेत्र की बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मूल्यांकन निर्भर करते हैं कि आपका नजरिया क्या है। छोटी मध्यम अवधि में अगर आपकी विचारधारा है तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा सोचना चाहिए। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर कवरेज नहीं है, लेकिन एम्बर एंटरप्राइजेस, सीजी पावर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 3 कंपनियों पर खरीदारी की राय है। और जैसे मैंने कहा, मूल्यांकन निर्भर करते हैं कि आपका नजरिया क्या है। अगर ये जो जेवी की बात अभी श्रेया जी कर रही थी, ये वास्तविकता में परिवर्तन हो जाती है और वाकई में जो अनुमान है उस प्रकार से मुनाफे में और आय के आंकड़े में आपको इजाफे देखने मिलेंगे, तो स्वाभाविक है शेयर के दामों के लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, ये बात हो गई इस समय आपके लिए डिक्सन टेक पर। धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, मानस जी से, विकास जी से। चंदन जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा सीजी पार पे। सीजी पार में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है, लगभग 14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस इंटेक्ट है। डेटा सेटअप के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग के डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि हायर मूव बनने चाहिए। सो मैं 960 का सीजी पावर का कॉल देख रहा हूँ, यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है इनफैक्ट। और प्राइस बिहेवियर के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे खरीदारी के मौके रहेंगे। अभी लगभग 21-22 रुपए के आसपास चल रहा है। 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट सीजी पावर की इस 960 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, चंदन जी की पिक हो गई सीजी पावर ऑप्शंस में। मानस जी, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कमेंट्स पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर हायर टॉप साइड बटन बनना शुरू हो गए हैं। तो कमेंट्स का 5800 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 140 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 94 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 225 के टारगेट सेट करेंगे। चलिए, विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते हुए देखने मिल रहा है। 1900 का जो कॉल है वो 13 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 1950 के आसपास का एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 1900 का जो कॉल 13 रुपए पे बाय करना है। 8 रुपए का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिल सकता है, तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 1900 का कॉल बाय करना। भारतीय एयरटेल कल भी अच्छी तेजी थी और आज भी देखिए डेज हाई पर कर रहा है कामकाज 1% की तेजी के साथ। भारतीय एयरटेल
कमेंट्स और सीजी पार हमने ऑप्शंस में डिस्कस किए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। अच्छा, आपको बताते हैं कि बाजार का फोकस आज बीएससी, आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई पर है। करीब 3% गिरावट के साथ बीएससी आज वायदा का टॉप लूजर है, तो वहीं आईडीबीआई बैंक में करीब 20% और आईएफसीआई में 5% की तेजी है। इन सभी में एक चीज कॉमन है, जी हाँ, इन सभी का कनेक्शन एनएससी के आईपीओ से है। तो आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका बाजार को सालों से इंतजार था। हमारी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनएससी आज शाम 5 से 6 बजे के करीब अपना डीआरएचपी फाइल करने जा रहा है। तो मार्केट का ये बाहुबली अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ला सकता है। पूरी डिटेल विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। मार्केट का सरताज आईपीओ का आगाज। लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार हो रहा है और आज शाम 5 से 6 बजे के बीच में ये 30,000 करोड़ का आईपीओ, जिसमें आप तकरीबन 6% इक्विटी यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके आईपीओ के अब आज डीआरएचपी फाइल होने की खबर निकल कर आ रही है। अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है साइज और स्केल के लिहाज से। जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय से इसकी तैयारी हो रही है, तो रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। 20 बैंकर्स की नियुक्ति और 8 लॉ फर्म, और ये रिकॉर्ड है भारत के आईपीओ मार्केट हिस्ट्री में, जहां पर आप देखें इससे पहले पिछले साल आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इसने 18 बैंकर्स को नियुक्त करके अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ बैंकर्स की नियुक्ति का नहीं है। आप देखिए दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से आप देखें तो एनएससी में ही होती है। तो ये अपने आप में देखें तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। मार्केट शेयर का डेटा आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, अनडिस्प्यूटेड है, बहुत बड़ा तगड़ा मार्केट शेयर इनके पास। और इंडेक्स डेरिवेटिव्स में देखें तो तकरीबन 80% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। फाइनेंशियल्स बड़े दमदार। आप FY26 का स्नैपशॉट देखिए, जहां पर 68% के मार्जिन है और 10,300 करोड़ का मुनाफा है कंपनी के पास। रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी आप देखें तो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू के अलावा डेटा सर्विसेज है जो कि लगातार कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और दिग्गज निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पर बना है क्योंकि LIC के पास 10.72% स्टेक है। स्टॉक होल्डिंग यानी इनडायरेक्टली IFCI 4.4% स्टेक। SBI कैपिटल और SBI के पास भी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। अच्छा, अनलिस्टेड स्पेस में देखें तो निवेशकों के बीच में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। 2035 रुपये के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिला। बैलेंस शीट बेहद मजबूत, 17,000 करोड़ की नकदी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है कंपनी के पास, और लगातार निवेशकों को रिवॉर्ड किया क्योंकि 2024 में 1/4 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट हुआ, और उसके बाद आप देखें तो लगातार डिविडेंड्स भी इस कंपनी ने दिए हैं। ओके, बिल्कुल। और इस साल का डिविडेंड खैर अभी रेटिफाई होना है AGM में, लेकिन वही 35 रुपये का डिविडेंड। BSE करीब 4% नीचे इस समय। गुरांग जी, क्या अभी कुछ समय के लिए BSE में टॉप बना? क्या आप लोग थोड़ा सा BSE से प्रॉफिट बुक करेंगे और NSE IPO के लिए जगह बनाएंगे? देखिए, हो सकता है छोटी मध्यम अवधि में, क्योंकि BSE का स्टॉक, जैसे आप और आपके सहयोगी सब बातचीत कर रहे थे, चला भी, और ये एक तरीके से सकारात्मक बात भी है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए कि इतने सालों से जिस IPO का इंतजार था, अब वो वास्तविकता में परिवर्तन होता हुआ आ रहा है। छोटी मध्यम अवधि में आपका प्रश्न क्या, क्षमा चाहता हूं, कुछ लोग यहाँ से निकल करके NSE के IPO में पैसे निवेश करना चाहेंगे, तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात समझिए अनुज भाई, धीरे धीरे करके जिस प्रकार से, जिस संख्या में लोग जुड़ रहे हैं सीधे सीधे शेयर बाजार से, या फिर शेयर बाजार से म्यूचुअल फंड के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा, लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा, SIPs के द्वारा, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। छोटी मध्यम अवधि में इस खबर को लेकर के हो सकता है नीचे के तरफ के दायरे देखने मिले, लेकिन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स NSE और BSE और उसके साथ साथ MCX जो कि कमोडिटी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सक्षम और मजबूत है, और भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है दोनों का। ओके, भविष्य काफ़ी उज्जवल है दोनों का। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे चंदन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सातपुते जी हैं, और मिड कैप फंडा के लिए हैं गुरांग जी हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, जिस तरह का ब्रेकआउट ट्रेंड पे हमने देखा है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हालांकि 6% ऊपर है, बट मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद 150 रुपए तक की तेजी स्टॉक दिखा सकता है।
तो ट्रेंड का 3100 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 71 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज का लगा के रखना है और 120 रुपए के टारगेट सेट करना है। ट्रेंड डेज हाई पर शानदार तेजी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में सस्ता ऑप्शन में माइनस जी की पिक हो गई। एफएनओ सुपरस्टार चंदन जी आपका। बिल्कुल मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे वायरन केबल कंपनीज पॉलीकेब में। पॉलीकेब में लगभग पिछले 14-15 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और इस कंसोलिडेशन में भी काउंटर अपने एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा था। वीकली चार्ट की खासियत यह है कि कंटिन्यूसली पिछले 8-10 वीक से हायर लोज के सीक्वेंस इंटेक्ट है। सो पॉलीकेब पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 9730 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 10,300 के। ओके राजेश जी, आपकी ट्रेड चार्ट के चमत्कार के लिए। अनुज जी देखिए मेरी नजर एबीबी के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन चार्ट है। कल भी इसको दिया था कल, लेकिन सबड्यूट था, मार्केट भी सबड्यूट था, ये भी सबड्यूट था, लेकिन आज यहाँ पे मूव शुरू हुआ है 7100 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 7124 इसका करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा 7050 का, काउंटर बड़ा है, स्टॉप लॉस भी उतना ही होगा। तो 7050 का स्टॉप लॉस के साथ एबीबी बाय करे। इसका जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, वो करीबन 7250 से 7300 तक मुझे लगता है एबीबी जाएगा। ओके, एबीबी चार्ट का चमत्कार राजेश जी का हो गया। मिड कैप फंडा गौरांग जी आपका। तो श्रेया जी, प्रीमियर एनर्जीज पर अभी कुछ समय पहले हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम ने खरीदारी की राय के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। मजौली कंपनी है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, खास करके जो हरित ऊर्जा जिसे हम कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, उससे जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और पुर्जे प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इस थोड़ा ऊपर की तरफ का दायरा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो अनिवार्य ये होगा श्रेया जी कि इस स्तर से शुरुआत कीजिए। पूरी ताकत मत लगाइए, थोड़ा पूंजी नीचे के स्तर पर अगर स्टॉक आता है तो आपके पास महफूज होनी चाहिए, तब जाकर के आप गिरावट पर जोड़ भी सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखें। बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी प्रीमियर एनर्जीज लंबी अवधि के नजरिए से काफी अच्छा लग रहा है। गौरांग जी को मिड कैप फंडा में पिक हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए और चारों आपके स्क्रीन पर आएंगे। शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया ट्रेंड, आपको 3100 की कॉल लेनी है, 120 रुपए का टारगेट है, 44 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में चंदन जी पॉलीकैब चुन रहे हैं। ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश केबल एंड वायर स्पेसेस को लेकर। 10,300 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 9,730 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार राजेश जी को पसंद आ रहा है। एबीबी इंडिया 7,250, 7,300 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 7,050 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में गौरांग जी ने मिड कैप फंडा में प्रीमियर एनर्जीज चुना है। बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के नज़रिए से अच्छा लग रहा है। कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। एक बार नाइका लेकर आइएगा स्क्रीन पर। और नाइका सुबह से आज तेज वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था, अभी भी देखिए 0.3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। हमने सबसे पहले आपको बताया कि ओपन एआई के साथ इसका कुछ करार और ये एक्शन हमें स्टॉक में नजर आ रहा है, लेकिन डिटेल देख समझ लेते हैं कि ये क्या ओपन एआई के साथ नाइका मिलकर कर रही है। डिटेल्स के लिए कंचन जुड़ रही है। कंचन, गुड आफ्टरनून। नाइका में अच्छी तेजी और एआई का तड़का क्या है? जी गुड आफ्टरनून श्रेया। और एआई के साथ नाइका ने जो हाथ है वो मिला लिया है, जो कि बाजार को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हुआ दिखाई दिया है। अब जो कस्टमर्स हैं ना, चैट जीपीटी के अंदर ही जो नाइका के प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, इनफैक्ट वहाँ से खरीदारी जो है वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप पूरे इंडिया के अंदर देखें तो पहला ऐसा रिटेलर है जिसने इस तरीके का जो फीचर है वो लेके आया है। और हमें ना आने वाले कुछ फेजेस में ये जो पूरी की पूरे चेंजेस हैं वो नाइका के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। और यही नहीं बल्कि मार्केटिंग के अंदर, लीगल टीम, फिनांस, सप्लाई चेन में भी नाइका ने एआई का जो इंटीग्रेशन है उसको कर लिया है। इससे पहले हमने देखा था, हम यूज़ ही करते थे कि स्किन स्कैन, वर्चुअल ट्राई ऑन और आस्क नाइका पहले से ही एआई के साथ करार कर चुके हैं। ये फीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और हम देख रहे हैं कि करीबन 5.5 करोड़ से ज़्यादा का नाइका का जो कस्टमर बेस है, तो ये डील उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। उसके बाद यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट कंपनीज को लेके। एक बार मैं नंबर्स और टारगेट जो है और रेटिंग जो है वो आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको और भी क्लैरिटी आती
घटती हुई दिखाई देगी। नायका में उन्होंने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग दी है और उन्होंने बोला है कि 290 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इटर्नल, मीशो, इन्फोएज और स्विगी पे भी उन्होंने अपनी राय रखी है और ये जो कुछ टारगेट्स हैं आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रख दिए हैं। उन्होंने बोला है कि नायका की इस टाइम पे जो पकड़ है बाजार में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कंपटीशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से दे रही है और काफ़ी आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन को लेकर चिंता इस टाइम पे कम है। हालांकि ये जो साल है थोड़ा सा पूरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे वापस से चीज़ें हमें सुधरती हुई दिखाई देगी क्योंकि जो मैक्रो फैक्टर्स है वो भी अब कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा और बाजार को ये एआई और नायका का जो तड़का है वो पसंद आया है। पसंद आ रहा है जाहिर तौर पर। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए। और स्टॉक पे हमने वो रिएक्शन भी देखा है इनफैक्ट अच्छी तेज़ी के साथ। ये सर जो इंटरनेट कंपनीज है, चाहे इटर्नल की बात कर लें, मीशो की बात कर लें, स्विगी, नायका, इन्होंने रिटर्न्स तो बना कर दिए हैं। इटर्नल, स्विगी अलग केस है, लेकिन इस स्पेस पे कोई व्यू है क्या सर आपका? आई थिंक नायका, आपको याद होगा पिछले बार नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे नायका के। बहुत अच्छे। उशरा, मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए कुछ चीज़ें ना आपको दिखाई देती हैं। मतलब नायका का जो पोटेंशियल है वो आपको दिखाई देता है। वो अब आजकल मैं वीकेंड पे ड्राइव के लिए निकलता हूँ तो मतलब नायका के काफ़ी स्टोर दिखाई देते हैं, लग्जरी स्टोर, और उनमें काफ़ी हलचल दिखाई देती है, काफ़ी लोग जा रहे होते हैं उनमें, है ना। तो क्लियरली अब तो जैसे मेरी बड़ी बेटी है वो भी कहती है पापा नायका लेके चलो। अब मतलब तो थोड़ा सा क्लियरली क्रेज तो बढ़ रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है। और एक क्रैक तो किया है इन्होंने कोड, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए भारत ना बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ सबके लिए जगह है। आपको लेकिन कोड क्रैक करना आना चाहिए कि क्या, या तो आप अपने आप को एकदम नीश बना लें कि एकदम हम नीश प्रोडक्ट बेचेंगे, या फिर आप एक मास मार्केट में काम करें, या फिर आप बीच बीच में फेजेस आते हैं। ट्रेंड जैसी कंपनी है, उसने सभी में अपना काम किया, एकदम मास मार्केट में भी, एकदम लग्जरी मार्केट में भी, ठीक है। तो उस तरीके का काम करें आप। लेकिन आई थिंक नायका क्लियरली एक सेंस दिखा रहा है कि नायका में अच्छा पैसा बन रहा है और कुछ ना कुछ चीज़ अच्छा कर रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ठीक है, वाई नॉट, और एस्पिरेशनल कंट्री है हमारी, मेरे ख्याल से अच्छा करेंगे नायका शायद। हाँ, स्टॉक पे वो तो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफलाइन प्रेजेंस तो अच्छी हो रही है, ऑनलाइन प्रेजेंस तो मजबूत थी ही नायका की। एक बार चार्ट चेक ले लें क्योंकि आज 2.5% ऊपर है। और गाबा सर आप देख लीजिए नायका का चार्ट, 2.5-3% ऊपर। जिनके पास नहीं है क्या वो 270, 280 पर लेने का सोचे या थोड़ा वेट करे, और जिनके पास है उनको क्या सलाह? बेसिकली है तो बाय मोड पर नायका, ये बात तो पक्की है। स्टॉप देना सकते हैं तो ले सकते हैं आप। स्टॉप कहाँ लगाए, दिक्कत वहां है। मेरे ख्याल से स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए 270 का, इसके बीच में ले सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट होना चाहिए 290 से 300, वो जरूरी है। अगर टारगेट एग्रेसिव है, इसके बाद साइडेज मूव मिल सकता है, थोड़ा डिप भी पॉसिबल है, थोड़ा डिप ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से लेने लायक तो है। सिर्फ स्टॉप लगाने की जरूरत है 270, थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं नायका। नायका ये हो गई पिक गावस्कर की। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइए ज़रा एक बार मुझे। और कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा नॉक आया है। अब देखिए जैसे भारतीय एयरटेल अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे लेकर आइए ज़रा, और एक बार रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। थोड़ा सा इन दो स्टॉक्स में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। आईसीआईसीआई बैंक तो एक्चुअली डे लो पर आ गया है, और रिलायंस में भी देखिए अब थोड़ी सी वापस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, एक करीब 1328 पर आया है ये स्टॉक। लेकिन ट्रेंड रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, वन वे तेज़ी है आज इसमें। और अब निफ्टी का टॉप गेनर अब तो 7% हो गया। जी हाँ, शानदार मोमेंटम। एक लंबी बेयर मार्केट के बाद काफ़ी लोग फंसे हैं यहाँ पर हाई लेवल से, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक रखिए इंटरग्लोब एविएशन। मानस जी, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट देखिएगा आप, अब 4870 पर आ गए हैं हम। 200 डे मूविंग एवरेज 5034 पर है। अपने जो रिसेंट लोज इसने लगाए थे वहाँ से इस महीने ऑलरेडी 10% ऊपर है, और रिसेंट लो से 25% के करीब की रिकवरी आ चुकी है। अब क्या व्यू रहेगा आपका इंटरग्लोब एविएशन पर? देखिए, मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है इंडिगो पे। मेरा समझना है कि स्टॉक में 5300 के लेवल को टच करने का पोटेंशियल है। शायद इसमें 1 मंथ का समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनली 4700 के नीचे, और टारगेट सेट करने हैं 5150 और 5300 के।
ओके, इंटरग्लोब एविएशन पे ये व्यू हो गया, थोड़ा सा फिसला है मार्केट, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 24,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ट्रेंड शानदार तेज़ी, राजेश जी की पिक थी क्विक सिंगल में अच्छा परफॉर्म करता हुआ। BL डेज हाई के आसपास है, भारती एयरटेल डेज हाई के आसपास है, PSU में तो स्ट्रेंथ है ही, SBI अच्छी तेज़ी, टाइटन, बजाज ऑटो अच्छा कर रहा है, LNT यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेंड पर राजेश जी 3,000 प्लस के टारगेट थे, 3,093 के आसपास हम हैं फिलहाल, 94 के पास, तो जो प्रॉफिट में वो प्रॉफिट बुक करें अब? देखिए श्रेया जी, अगर आप प्योर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला टारगेट हम 3,000 का रखे थे, उसके बाद हमने कहा था 3,000 निकले तो 3,060-70 तक का स्विंग मिलेगा। अभी ये हो रहा है, ये 3,100 के आसपास कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन चांसेस है कि ये कल सरपास करे। लेकिन प्योरली अगर आज के हिसाब से किसने लिया होगा तो आई थिंक 3,100 एक फेयर प्रॉफिट है। अगर कल थोड़ा डिप मिले तो आप इसमें फिर से री एंटर कर सकते हैं। ओके, ट्रेंड पर ये व्यू हो गया, लेकिन कौन से स्टॉक्स बैक फुट पर हैं एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और अगर रियल्टी पैक के काउंटर्स छोड़े जहाँ पर ऑब्वियसली BMC के एक्शंस का एक इम्पैक्ट है, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर कोलगेट, और ये 3.5% नीचे है। SRF अच्छी तेज़ी के कल के बाद यहाँ पर आज थोड़ी गिरावट, और फोर्टिस रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। हेल्थ केयर स्पेस में पिछले 2 दिनों से कल का सेशन और आज का सेशन हम देख रहे हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर ये गिरा है। फोर्टिस चंदन जी आप देखिए, और फोर्टिस हेल्थ केयर इसलिए क्योंकि इसने अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? 6 महीने में 9% की तेज़ी थी, इस गिरावट में ऐड करने का सोच रहे हैं या फिर थोड़ा अभी रुकेंगे, थमेंगे, क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल श्रेया जी, देखिए काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मार्केट में है। पिछले जैसे कुछ दिनों से आप देखेंगे, आज से 3-4 दिन पहले जितने भी ये हेल्थ केयर काउंटर है वहां पे मोमेंटम था, सडनली अभी पावर कंपनीज और डिफेंस काउंटर मोमेंटम है। तो मार्केट में आपको एक थीम के साथ रहना पड़ेगा। फोर्टिस का मेजर ट्रेंड भले पॉजिटिव हो, बट 3 दिनों से यहाँ पे करेक्शन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लग गया है, 1,000 के ऊपर डिसाइसिव वे से होल्ड नहीं कर पाया और अब 950 के नीचे फिसल रहा है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन और हो सकता है। 975 इमीडिएट हर्डल है, एक बार के लिए 920-915 तक का डाउन साइड टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड आज का टॉप गेनर, निफ्टी का भी, FNO का भी, और क्यों आखिरकार इतनी तेज़ी आई? अब तो 7% के करीब की तेज़ी आ चुकी है। नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। सुबह से हम डिस्कस कर रहे थे एक ट्रेंड में आखिर ऐसा क्या हो गया जो क्या ट्रेंड बदला ट्रेंड का? बिल्कुल सर, पिछले कुछ दिनों में तो यही लग रहा है कि ट्रेंड बदलते हुए नजर आ रहा है ट्रेंड का। हालांकि सिटी की रिपोर्ट आई थी और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 11-12% के रिटर्न्स दे चुका है। पिछले 3 महीने में 24-25% के रिटर्न्स यहाँ पे आते हुए नजर आए, और इस महीने की शुरुआत में ही बोनस इशू का एडजस्टमेंट भी हुआ था। उसके बावजूद देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3100 के पास जाते हुए नजर आ रहा है। डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट इस महीने होते हुए दिखा था स्टॉक में। FY26 के जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार तेजी स्टॉक में बनी हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहा था। FY26 एनुअल रिपोर्ट में भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव निकल के आया था। रेवेन्यू ग्रोथ 19% रही, मुनाफा 24% बढ़ते हुए दिखा। स्टोर फुटप्रिंट देखें तो FY26 में एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा नजर आया, ऑलमोस्ट 1300 के पास स्टोर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। 321 शहरों में अब इसकी मौजूदगी होती हुई दिखी है। 300 नए स्टोर तो कंपनी ने FY26 में ही खोले और 80 नए शहरों में भी अपना एक्सपेंशन जारी रखा है। इंटरेस्टिंग हाईलाइट इन सब में ये थी कि जो इमर्जिंग कैटेगरीज है कंपनी के लिए, ट्रेंड के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में अब 20% हो गया, जो कि मार्जिन एक्रेटिव होता है कंपनी के लिए। फुटवेयर, इनरवेयर, ब्यूटी देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। FY26 के एनुअल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेस्ट साइड के 300 स्टोर्स हो गए, फोकस प्रीमियम लाइफस्टाइल पर है। ऑनलाइन ग्रोथ 25% बढ़ी और 6% अब कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यूज़ में। जूडियो की स्टोरी बरकरार है, 963 स्टोर्स हो चुके हैं। इनफैक्ट 212 नए स्टोर FY26 में कंपनी ने खोले हैं। नई सिटीज़ पर फोकस है, Tier 2 और Tier 3 पर 80% से ज़्यादा ओपनिंग वहीं पर आती हुई दिखी है।
स्टार की बात करें तो ओन ब्रांड 73% है। पोजिशनिंग जो है इसकी स्टार बाजार की वो काफ़ी अच्छी है। जेवी के साथ ये कारोबार करता है लेकिन काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। अब सिटी की रिपोर्ट आई थी, हालांकि सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और काफ़ी समय से सेल की रेटिंग है वैल्यूएशन को लेकर, लेकिन कॉमेंट्री अगर देखेंगे तो वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। उनका कहना है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई के जितने भी कंसर्न्स थे वो अब सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिटी ने मेंशन की वो कि ज़ूडियो की स्टोरी आगे चल के जितनी पिछली ग्रोथ स्टोरी दिखी थी उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है और यही वजह है कि स्टॉक में आज इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी स्टॉक 90 के पीई पर कारोबार करता है। फिर सिटी की तो पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई नजर आई है। ओके, चलिए शुक्रिया आप नूपुर। इस नोट पर एक ब्रेक लें, लेकिन उससे पहले निफ्टी देखिए एक बार और फिर सेंचुरी लगाने की तैयारी हो रही है। जो बात हम कर रहे थे ना कि आप टाइम नहीं कर पाएंगे अगर मूव को, शांति से बैठे रहें। ये एक बड़ा मूव चल रहा है, इस बड़े मूव का हिस्सा बने रहें। पिछले सोमवार से जो एक पॉजिटिव व्यू लिया गया मार्केट पर उसमें बने रहें और कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप भी अब स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। मिड कैप जो अब तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मिड कैप इंडेक्स ध्यान रखिएगा एकदम से उसमें पंख लगी है। देखिए कितनी तेज़ी से मिड कैप इंडेक्स ऊपर आया, 0.5% ऊपर। स्मॉल कैप तो खैर शुरू से मजबूत था, लेकिन मिड कैप थोड़ा सल कर रहा था। अब मिड कैप में भी एक अच्छा खासा एक्शन लौट रहा है और स्मॉल कैप भी डे हाई पर है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो में। बस 30 सेकेंड्स में वापस लौटते हैं। चलिए अब मार्केट डे हाई पर वापस, उसके करीब 24,100 पर निफ्टी आने की फिर तैयारी कर रहा है। लेकर आइए निफ्टी का इंटरडे चार्ट फिर से एक बार। 24,108 का हाई था। बैंक निफ्टी 57,580 पर, शानदार मोमेंटम इस समय। एक बार कच्चा तेल रखेंगे जरा 78-76 पर हम इस समय, ध्यान रखिएगा ये एक वन वे डिक्लाइन चल रही है कच्चे तेल में। कल हम 84 के करीब थे, आज 78-76 पर हैं। अब हमारे साथ आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जुड़े हैं। राहुल गुड आफ्टरनून। और क्या मार्केट में एक जिसे कहते हैं टर्न द कॉर्नर, और क्या एक सेंस बन रही है एक नई बुल मार्केट की शुरुआत की? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनुज देखिए ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि, और ये थोड़ा सिंपलिस्टिक लगेगा बोलने में कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यूएस में शुरू हुआ और उसी वक्त ईरान के साथ सीज़ फायर अनाउंस हुई। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका सारा अटेंशन यहाँ पे बना रहे। ईरान की सॉकर टीम आपके सॉइल पे है तो आप नहीं चाहेंगे कुछ ऊंच नीच हो। इट्स ग्रेट फॉर द स्टॉक मार्केट्स। मुझे लगता है अगले 35-40 डेज शुड बी रिलेटिवली काम, बट क्या ये वर्स्ट इज़ ओवर एंड इट इज़ बिहाइंड अस? आई डोंट नो, बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट जैसे हमने देखा है पिछले 2-3 साल में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वे हिज पॉलिसीज़ एंड हिज स्टांस ऑन थिंग्स आर। इस युद्ध में भी कई बार फ्रंट एंड बैक हुआ है। सो इट्स ग्रेट फॉर इंडिया। आई थिंक अनुज इस वक्त अगर तेल 75-80 जो आप अभी बात कर रहे थे, अगर ये स्टेबलाइज हो गया, होपफुली अगर अगले महीने से बारिश भी ठीक ठाक चालू हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इनटू द 3rd वीक ऑफ जून, बारिश की बहुत गंभीर स्थिति हो गई है रेजर्वोयर लेवल्स को भी लेके। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आरबीआई को रेट्स इस साल टच ही नहीं करने, तो आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन एज फार एज एक्विटीज़ आर कंसर्न। लेकिन अगर इन अ मंथ और 2 फ्रॉम नाउ ये वापस रिवाइव हो जाता है, तेल वापस 90-100 की तरफ चला जाता है, मॉनसून्स का ऑनसेट और डिले या फिर इस्टेब्लिश ही हो जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेफिशिएंट ईयर, तो फिर देन वील हैव टू लुक एट द बॉन्ड मार्केट अ लिटिल मोर क्लोजली कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। अभी तो बॉन्ड मार्केट आपको सिग्नल नहीं दे रहा। हमारा व्यू ये नहीं है कि आरबीआई अगस्त की पॉलिसी में कुछ करेगा। शायद उसके बाद की जो अक्टूबर की भी पॉलिसी है, शायद दे मे वांट टू वेट एंड वॉच। बट अगर स्थिति ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई तो दिसंबर तक तो एक रेट हाइक डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन अगर मॉनसून्स पिकअप हो गए और ये युद्ध वाकई ही एंड हो चुका है, देन आई थिंक जैसे आपने एक फ्रेज़ यूज़ किया, स्टार्ट ऑफ अ मिनी बुल मार्केट, ये एक हो सकता है। रिगार्डलेस अनुज, अगर ये दोनों चीज़ें वर्स्ट केस में हो भी गई, मुझे अभी भी लगता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर
will be far better than what we have seen in the last 18 to 24 months. Because जो भी हो जाए नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस तो हैं और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं हाउस विल बी गॉन विच विल बी पुट हिम बैक टू द सेम सिचुएशन ही वाज इन द फर्स्ट टर्म वे ही हैड द सेनेट एंड ही डिडंट हैव द हाउस. तो पॉलिसी मेकिंग वो थोड़ा एक सबड्यूड इंसान बन जाएगा मेरे हिसाब से कंपेयर टू टर्म 1 एंड आई थिंक कैलेंडर 27 कुड बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर. तो सिटिंग हियर आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 12-15 महीने में आपको निफ्टी 35,000 पे भी दिखने को मिले. 35,000? हाँ जी, बिकॉज आप 35,000 निफ्टी 11,000 पॉइंट की रैली. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगले 15 महीने में इट इज वेरी डूएबल. महीने में 11,000 इट इज वेरी डूएबल. आई थिंक इट इज वेरी, इफ द वॉर स्टेबलाइजेस यहाँ 45% की रैली. हाँ जी, 45% की. आई थिंक सो अनुज. यू कैन होल्ड मी टू इट. लाइक आई सेड, आई थिंक ये थोड़ा बैक एंडेड हो जाएगा. आई थिंक इसका जो ट्रिगर पॉइंट आएगा अनुज, आई थिंक ये दिवाली के आसपास आएगा. एंड अगर उस वक्त आप इन्वेस्टेड नहीं है देन यू विल लुक बैक एट दीज कपल ऑफ इयर्स सेइंग दैट इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. ओके, तो फिर लेके कौन जाएगा 35,000 तक? 24,000 से अगर 35,000. आई थिंक बैंक्स अनुज. आई थिंक जो सबसे बड़ा ट्रेड जो हम देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेड जो रहा है, आप 9 जून का लो देख लीजिए. टिल नाउ नैस्डैक इज अप 1200 पॉइंट्स. तो सारा ट्रेड है ये एआई का. तो इंडिया से जो जिन्होंने पैसा निकाला है वो कहाँ से निकाला है? वो बैंक से निकाला है. ये नहीं क्योंकि भारतीय बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ खराबी है, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक से नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ को देखें वो 15-15.5% के आसपास चल रहा है. HDFC बैंक इज एट 1.7 टाइम्स. आई मीन ये लाइफ में नहीं देखने को मिला है. हमारे लिए नई बात है. हम 25 साल मार्केट में रहे हैं. ये हमारे लिए भी एक सीख है कि भाई ऐसा भी हो सकता है एट अ 24,000 निफ्टी कि HDFC बैंक इज एट 1.7. तो आई थिंक बैंकों से पैसा निकल के वहाँ गया. आई थिंक अभी जो कॉमेंट्री यूएस में आ रही है कि अ लॉट ऑफ पंडित्स देयर आर सेइंग इट इज गेटिंग इनटू एन ओवरवैल्यूड एंड बबल जोन. और अनुज आपको याद होगा जब 99-2000 में जब .com बबल हुआ था, 2007-8 में जब रियल एस्टेट कंपनी आए थे एक टॉप हुआ था. फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिलायंस पेट्रोलियम का एक आईपीओ था जो टॉप था. तो कुड दिस बी मस्क्स आईपीओ? कुड इट बी द टॉप इन सम वेज फॉर द मार्केट ओवर देयर? आई डोंट नो. बट मुझे लगता है कि एज द ईयर प्रोग्रेसेस आई थिंक इंडिया विल स्टार्ट टू फाइंड फेवर. बिकॉज इस साल की आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 12-13% होगी. बिकॉज आपका एक समर सीजन भी वॉश आउट हो गया. तो ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रिकल्स की भी बहुत बुरी हालत हुई थी. आईटी कंपनीज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. लेकिन आई हैव अ फीलिंग अनुज जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा यू माइट सी इंडियन कंपनीज मेकिंग सम वेरी बिग टिकट एक्विजिशंस इन दी एआई स्पेस. मुझे लगता है और ये आप टॉप 5 कंपनीज में शायद आपको देखने को मिल जाए जहाँ पे कैश बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. दे मे गो आउट एंड अक्वायर प्लेयर्स. It could have a positive impact on growth and return on equity from a long-term perspective. जैसा कल HCL Tech ने थोड़ा minority stake लिया वैसे. बिल्कुल. And आपको याद होगा कुछ समय पहले Coforge made a very big ticket acquisition, $1 billion plus for the size of Coforge. तो I think it may not be too imprudent to imagine IT and banks mainly followed by IT leading this big move that I am expecting in the market over the next 15 months. ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी. तो आपके निफ्टी के टारगेट को सुनकर तो निवेशक बहुत ही गदगद हुए होंगे अभी फिलहाल तो. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा बैंक्स और आईटी से हट कर है. अभी आपने कहा बैंक्स और आईटी लीड करेंगे इस रैली को, लेकिन कैपिटल मार्केट स्पेस पे सवाल पूछना चाहूँगी. एनएससी का आईपीओ आने वाला है, सुबह तेज़ हो चुकी है. उसका इम्पैक्ट हमने देखा बीएससी पर आज टॉप लूजर बना है. इसके आईपीओ को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या बीएससी को किस हद तक इम्पैक्ट करेगा? कैपिटल मार्केट स्पेस में आप भी है, हम भी है, क्या यहाँ पर व्यू वो बनता हुआ नजर आएगा? देखिए एनएसई में कुछ लोगों ने लिस्टिंग से पहले ही इतना पैसा बना लिया है बिकॉज प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स टाइम टू टाइम इतना हो चुके हैं. तो आई थिंक मेरा वरी ये है कि जब लिस्ट हो जाएगा और जब लॉक इन खत्म हो जाएगा वो शायद सप्लाई मार्केट में और आ जाएगी एनएसई की, हो सकता है. ये टिपिकली होता है श्रेया जी. आई थिंक व्हेन देयर इज़ एन इनकम्बेंट और उसका एक चैलेंजर आता है तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इनकम्बेंट पे दिखता है. हमने ऑटोज से लेके QSR से लेके प्लेटफॉर्म कंपनीज ये बार बार देखा है. PVR, आइनॉक्स, आई कैन गो बैक टू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो जो आज एक दिन का मूव है BSE इज डाउन, आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट.
गोइंग बैक टू जैसे मैं अनुज को के साथ अभी जिक्र कर रहा था कि अगर मेरा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव है अगले 15 महीने में, तो वाई वुड आई नॉट बी इन्वेस्टेड इन एनीथिंग कैपिटल मार्केट रिलेटेड, नॉट जस्ट आपका सवाल एक्सचेंजेस का था। अगर आप म्यूचुअल फंड्स देख लें, आई थिंक हो सकता है कि अगले 12-15 महीने में आपको SBI और ICICI प्रू AMC के IPOs देखने को मिल जाए। कैनरा रोबेको भी लिस्ट हो जाएगा क्योंकि उनका भी IPO थ्रू आ चुका है। मोस्ट ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स आर ट्रेडिंग एट बिटवीन 25 to 30% ROE ROCs, तो यू कैन व्यू दैम एज पोटेंशियल कंज्यूमर कंपनीज, तो उनको 40 टाइम्स मल्टीपल क्यों नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली अगर मार्केट बॉइंट होगा तो प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी होगी, you know there will be an impact on the listed players that have investment banking and broking revenues, तो I think broking stocks का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है स्पेसिफिकली से लाइक ICICI प्रू लाइफ, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, मैक्स लाइफ, जिनकी बहुत बड़ी यूलिप बुक भी है। जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी यूलिप बुक इतनी नहीं है, लेकिन इनमें यूलिप का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड प्रॉक्सी प्ले। Clearing agencies, CDSL, I would be very positive. So I think as a theme, but I'm not saying कि अगर आप आज खरीदें तो अगले 3 महीने में आपके पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि अगर आपके पैसे बन गए हों, जैसे मैं आपको स्विगी का उदाहरण देता हूँ। जब स्विगी लिस्ट हुआ था, विच वॉज द वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल IPOs, आई थिंक 350 का इशू प्राइस था। लिस्टिंग के 3-4 महीने में वो 650 होके फिर 250 तक आ गया। सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी, आई एम नॉट सेइंग NSE के साथ ऐसा कुछ भी होगा, वो अलग बिजनेस मॉडल है, लॉस मेकिंग है। NSE इज अ फैंटास्टिक कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग एंड अ पायनियर इन मेनी थिंग्स दैट इट इज डूइंग। बट एक जो लिस्टिंग का पॉप होगा उसके बाद शायद देन इट विल बी वंस इट करेक्ट्स टू मार्केट वैल्यूएशंस, बट आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। ओके, आपने अभी जिक्र किया कि मानसून ने परिस्थिति काफ़ी ख़राब की है राहुल जी। ब्लू स्टार, वोल्टास, AC स्टॉक सब चल रहे हैं मानसून की देरी की वजह से। आपको क्या लगता है ये रैली और आगे चलकर टिकेगी? जिन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया ये सारे स्टॉक्स, क्या वक्त आ चुका है शामिल करने का? आपका क्या नज़रिया बन रहा है यहाँ पर? वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। आई थिंक अगर आप ब्लू स्टार को भी देख लें 45 टाइम्स प्लस पे जा रहा है। डिक्सन इवन आफ्टर टुडेज मूव काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली इट्स अवेटिंग द वीवो का अनाउंसमेंट। हमने हाल ही में पिछले 15 दिन में LG इलेक्ट्रॉनिक्स और यूरेका फॉर्ब्स पे भी इनिशिएट किया है। दोनों स्टॉक्स पे हमारा आई थिंक 20 से 25% का अपसाइड है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सारी स्टोरी जो अब निर्भर होगी वो टॉप लाइन ग्रोथ पे निर्भर नहीं होगी, वो ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन पे निर्भर होगी, और उसकी क्लैरिटी हमें अभी पूरी तरह से मिली नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसका जो कॉस्ट इम्पैक्ट आया था, 1 महीना जब हमने देखा था, जब तेल 100 के नॉट चला गया था, देयर वाज अ रेजिडुअल इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एज अ रिजल्ट, फ्रेट, ऑक्ट्रा, ये सब एक चीज़ होती है। देयर वाज आल्सो एज अ रिजल्ट फॉलो ऑन इम्पैक्ट ऑन अदर कमोडिटीज़। अगर मैं कॉपर जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली कॉपर वायर्स के दाम अगर वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट प्राइसेस में भी फैक्टर इन करना पड़ता है। एंड कॉपर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स। तो आई थिंक अगर ये मार्जिन एक्सपैंड कर पाए 50 से 100 बेसिस पॉइंट थ्रू प्राइसिंग, जो कि मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़ा बहुत उनके पास प्राइसिंग पावर है, तो आई वुड बी अ बायर इन दीज नेम्स मे बी 10-15% लोअर फ्रॉम वेयर दे आर करंटली। एंड आई थिंक विद इन दैम ब्लू स्टार, LG, डिक्सन, यूरेका वुड बी माई टॉप आइडियाज। ओके, कोई और पिक जो आप आशिका में रिकमेंड कर रहे हैं, कोई और स्पेसेस इंटरेस्टिंग जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए हैं जिन पर आप बात करना चाहें? आखिरी सवाल मेरी तरफ से। एक लाइटर नोट पे अनुज, बिकॉज मैं आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा हूँ, क्योंकि जिलेट का एनालिस्ट मीट कल हुआ था, तो आई थिंक जिलेट एक ऐसा नाम है अनुज जो हमने इनिशिएट किया था, काफ़ी मल्टी बैगर रह चुका है, लेकिन आई थिंक जो हमने कल एनालिस्ट मीट में भी जिलेट से सुना था, जो आप उनके ROE ROCs देखेंगे, दे आर बेस्ट इन क्लास। वैल्यूएशंस आर 40 टाइम्स ऑन अ 1 year forward. Cash on the books is very good. Venus, which is the female shaving product, is doing very well. In fact, Venus ने वो फीमेल शेविंग का मार्केट ही डेसिमेट कर दिया है। अगर हम श्रेया जी से पूछें वो नंबर 2 प्लेयर नेम करने, वो शायद नेम भी नहीं कर पाएंगी। सो आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल। आई थिंक ऑन ओरल केयर दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। और जो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, बोथ ऑन द शेविंग एंड ऑन द फोम साइड, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक वैल्यूएशंस along with growth and margin expansion, along with that I think PGHH is another name, Anuj, again 65% plus market share in Whisper,
fantastic companies, same parentage. I think those would be two names in the consumer side. And हाल ही में हमने करूर व्यासा बैंक पे भी इनिशिएट किया ना, जो एक फ्रेश आइडिया जो हमने हाल ही में निकाला है. Again, not a very expensive bank, close to 14-15% kind of ROEs, ROA just south of 2%. Asset quality is well under control, cost to income ratio is well under control. I think KVB में भी अगर आप अभी निवेश करें तो हो सकता है कि आपको 20 से 25% मिले. तो ये तीन कुछ जैसे आपने पूछा स्पेसिफिकली, तो PNG, जिलेट एंड KVB जो हमें लगता है कि निवेशक अगर आज भी निवेश करें, फंडामेंटली वेरी गुड कंपनीज, वेरी गुड गवर्नेंस, आपको इजीली 20 से 25% के रिटर्न्स मिल सकते हैं. इंटरेस्टिंग राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए और निफ्टी पर आउटलुक बताने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और आगे बढ़ रहे निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर 95 अंकों पर 24,084 के लेवल को हमने होल्ड किया है. बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है अभी भी और PSU बैंक्स का एक बड़ा योगदान. तो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी सर, कैरी करेंगे थर्सडे के लिए, कंसिडरिंग कल एक्सपायरी भी है? अगर राहुल का भी सही है तो फिर तो आपको कैरी करते रहना है. लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी अप्रोच वही रहेगी जो पिछले एक हफ्ते से रही है. मंडे मॉर्निंग को मार्केट ने एक पैनिक ड्रिवन बॉटम बनाया था, उसके बाद से एक वन वे तेज़ी हुई है मार्केट में और हमारा नज़रिया वही रहा है, अपनी पोजीशन में बने रहें. देखिए, ना कोई STT देने की ज़रूरत है, ना कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमको क्यूट ट्रेड लेनी है, बने रहना है. एक क्योंकि मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था तो इसके लिए मैं उसको इतना क्लिप नहीं करूंगा, लेकिन हमने एक मंडे को एक व्यू लिया था जो रील पे बात हुई थी. उसके बाद इस मंडे को एक जब वो बहुत बड़े गैप अप के बाद जब कूल ऑफ हुआ था मंडे को, और जब दोपहर को एक व्यू था कि अब मंथ एंड की कॉल्स कैरी करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो व्यू अब तक इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है. लेकर बैठे रहें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें. अब जैसे आज है, आज जब हम यहाँ पर अगर क्लोज हो गए ना, अपने आप आपका जो स्टॉप लॉस है जो 23,850 था वो बढ़कर 24,000 पर आ जाएगा. 24,000 ना 23,980, 975 यहाँ तक आ जाएगा. बैंक निफ्टी देखिए, अब आप बैंक निफ्टी में अभी तक हम 56,850 की बात कर रहे थे, 56,850 बार बार बात हो रही थी. आज बैंक निफ्टी ने एक कंफर्मेशन दे दिया आपको मोर और लेस, अब 57,200 आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा. और तैयारी कर लीजिए, बैंक निफ्टी में 58,000 बहुत दूर नहीं है. 58,000 और जो एक पोजिशनली मेरा व्यू रहा है कि हम 60,000 की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी मैं इंटैक्ट हूँ. तो ये व्यू रहेगा. चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए. नूपुर बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में? सबसे पहले केबल एंड वायर के स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए नजर आए. इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है पॉलीकैब के स्टॉक में. यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं. 3% से ज़्यादा की परसेंटेज के साथ स्टॉक जो है ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है. और वॉल्यूम्स भी देखें तो 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ पर आते हुए नजर आए. दूसरा स्टॉक है, सुबह एक ब्लॉक डील हुई थी कोरोना रेमेडीज़ की, यहाँ पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन डीलर्स की डेस्क पर आती हुई नजर आ रही है. 7% से ज़्यादा की इक्विटी एक्सचेंज हुई थी और हो सकता है बड़े म्यूचुअल फंड का नाम इसमें आपको एंड ऑफ द डे आते हुए नजर आए खरीदारी की लिस्ट में. और तीसरा स्टॉक है जना स्मॉल फाइनेंस. यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है. हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील आने की उम्मीद है डीलर्स की तरफ से. थोड़ा नेगेटिव व्यू जना स्मॉल फाइनेंस पर फिलहाल बनते हुए नजर आ रहा है. तो पॉलीकैब, कोरोना रेमेडीज और जना स्मॉल फाइनेंस आज फोकस में. पॉलीकैब, कोरोना रेमेडीज और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये डीलर्स के रेडार पर है और अच्छे मूव्स. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा फ्लैट है, लेकिन पॉलीकैब और कोरोना रेमेडीज़ में देखिए अच्छे मूव्स है. शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए. अब हम पैनल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि उनके ट्रेड्स क्या हैं. STBT या BTST की शुरुआत कर लेते हैं. शुरुआत चंदन जी आपसे बताइए, थर्सडे के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? बिल्कुल डिफेंस काउंटर की तरफ जाना पड़ेगा. शानदार तेजी मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर में देखने को मिल रही है. चाहे एमटार टेक की बात करें, पारस डिफेंस, HAL, BEL या फिर शिपिंग वाले काउंटर मासडोक, BDL. तो इन सब में से यदि मेरे को एक काउंटर की तरफ फोकस करना है तो मैं अब फोकस करना चाहूँगा एमटार टेक पे. हालांकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट इस साल देखने को मिला है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है. हाई राइज हार्ड लोज बन रहे हैं और हल्का सा फॉलोअप एक नए ब्रेकआउट है, नया मोमेंटम दिलाएगा. तो यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं. 8,080 का सपोर्ट रहेगा. ऊपर में लगभग 8,600 तक के टारगेट एमटार टेक में देखे जा सकते हैं. एमटार टेक ये होगी चंदन जी के पिक. गाबा सर आपके पिक कल के लिए? यस, डिफेंस और स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड. ट्रेड करें 1499, मतलब 1500 ही कम रहा है ट्रेड. स्टॉप लगाएंगे 1480 का, 20 रुपए का. टारगेट होगा 1550. कोचिन शिपयार्ड. कोचिन शिपयार्ड गाबा सर की पिक होगी. डिफेंस पैक पर आज हमारा पैनल मेहरबान.
आशीष जी बताइए आप क्या चुनेंगे? देखिए, मैं पीएसयू बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक अच्छा रुझान ब्रेकआउट देखा है और पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मेरे ख्याल से अभी ये रैली को लीड कर सकते हैं यहाँ से, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ऊपर में टारगेट 292 के, स्टॉप लॉस 275 का लगाना होगा। ओके, राजेश सातपुते जी आपके पिक कल के लिए? अनुज देखिए, डिफेंस ही मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आए हैं, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। सो एचएल मेरा पिक होगा 4410 के, स्टॉप लॉस के साथ बाय करें 4550 से लेके 4600, ये इसका कल का टारगेट होगा एचएल। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये राजेश जी की पिक हो गई। और मानस जी फिर आप क्या चुन रहे हैं? बीटीएसटी? बिल्कुल, बीटीएसटी के लिए नाइका पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो इसका फ्यूचर लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 279 का और टारगेट सेट करेंगे 290 के। डिस्क्लोजर है, किस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है, नाइका में अच्छा मूव, तो बीटीएसटी नाइका हो गई मानस जी के पिक। अब एफएनओ ब्रेथ देख लेते हैं कैसे रही है आज के सेशन की। सर वेंसडे के एफएनओ ब्रेथ अच्छी थी मार्केट ब्रेथ। आज पूरे दिन काफ़ी चेंजेस हुए हैं मार्केट ब्रेथ में, लेकिन ओवरऑल फिर भी पॉजिटिव था। 93 लॉन्ग, 48 में शॉर्ट कवरिंग, 47 शॉर्ट और 25 में करीब करीब लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो कुल मिलाकर करीब करीब 50-55 स्टॉक्स ज़्यादा थे बुलिश साइड पर कंपेयर टू बेरिश साइड। ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप आज हुआ जी वर्नोवा टीएनडी में, येस बैंक में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, केईआई इंडस्ट्रीज़ और कोचिन शिपयार्ड। तो डिफेंस, केबल, ये सब स्पेसेस में अच्छे मूव्स थे। शॉर्ट कवरिंग का नंबर 1 कैंडिडेट रहा ट्रेंट। आज ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, 7% ऊपर। भारत डायनामिक्स, डिक्सन टेक, क्रॉम्पटन और केफिन टेक, यहाँ पर भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कहाँ बने? बीएससी में। आज बीएससी में शॉर्ट बने। एनएससी के आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद 4% बीएससी गिरा। संवर्धन, मदरसन, सम्मान कैपिटल, फोर्टिस, एसआरएफ, यहाँ पर भी शॉर्टिंग हुई है आज। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में 8.5%, कोलगेट, लोधा, पतंजलि फूड्स और सिप्ला में। ये कुल मिलाकर आज के लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। तो ये श्रेया आज की आपकी मार्केट ब्रेथ ठीक रही है। बुलिश साइड पे थी मार्केट ब्रेथ ऑब्वियसली, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे बाजार में। कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमने छुआ ही नहीं आज क्लोजिंग के सेशन में। एक बार लेकर आइए आप सुज़लॉन, इसका जिक्र आज नहीं किया क्योंकि कल हमने बहुत इसको डिस्कस कर लिया था। कल भी तेज़ था, परसों भी तेज़ था। इनफैक्ट वीसी सुज़लॉन के वीसी एग्जीक्यूटिव वीसी के बयान के बाद, और अब देखिए करीब करीब आज भी 2.5% ऊपर डेज हाई पर। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। सुज़लॉन देखिए, गाबा सर आप और बताइए सुज़लॉन कैसा नज़र आ रहा है? क्या 2 दिन की रैली को आज भी जिस तरीके से फॉलोअप मिला है चेस किया जाए? मेरे ख्याल से सुज़लॉन को 1-2 दिन, 1 वीक 2 वीक के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, मीडियम टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं आप 59 के आसपास, मुझे लगता है 70 तक जाएगा मैटर ऑफ टाइम। जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर करीब 3 महीने का, उससे अच्छा मुंह मिला, ये बायर सबसाइड है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा लेकिन मुझे 70 पॉसिबल है सुज़लॉन। आई थिंक इज बॉटम्ड आउट। जो एबीसी करेक्शंस है ऑन हायर टाइम फ्रेम इज ब्यूटीफुल, तो इट्स अप मूव ऑन सुज़लॉन। ओके, सुज़लॉन पर ये व्यू हो गया। कल तो 7% अप था, याद होगा आपको इंट्राडे में, और जिस तरीके से गाइडेंस आई है वो काफ़ी अच्छी लगी। इसे देखिए आज भी ऊपर है, 60 के करीब करीब जाता हुआ ये। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आज चर्चा नहीं हुई है वो देखते हैं। पॉलीकैप की तो बहुत बार चर्चा हो गई। एक बार लेकर आइए, अच्छा विशाल मेगा मार्ट लेकर आइए। इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई आज के सेशन में। एक बार विशाल मेगा मार्ट लेकर आइए। टूटा था सुबह, लेकिन देखिए अब ऊपर उठता हुआ ये लगभग 0.25% के करीब करीब। इंटरेस्टिंग मूव इसमें भी आता हुआ, क्योंकि नतीजे काफ़ी शानदार पेश करती है ये कंपनी, लेकिन फिर वैसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। विशाल मेगा मार्ट ऊपर है। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर आप, एसबीआई कार्ड का तो जिक्र हुआ ही था। सन फार्मा भी 0.1% ऊपर। अशोक लेलैंड भी, इसने आज भी फॉलोअप बाइंग दिखाई है, लगभग 1% ऊपर। ठीक है, एक बार इस पे चार्ट चेक लेना चाहूँगी। लेकर आइए स्क्रीन पर पेटीएम 1% ऊपर आज के सेशन में। इंटरनेट कंपनी का हम जिक्र कर रहे थे, सभी में अच्छी स्ट्रेंथ है। ये पर्टिकुलर काउंटर भी देखिए निचले स्तरों से ऊपर, लेकिन क्या इस मूव्स पर भरोसा किया जाए आशीष जी?
बिल्कुल करना चाहिए श्रेया, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास आ रहा है और रुक रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ब्रेकआउट देना चाहिए। इसने जो एक हाई बनाया था 10 जून को, वो यही लेवल पे था और पिछले 3 दिनों से इसका हाई इसी के आसपास आके ये रुक रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट। और ऊपर में जो टारगेट है वो 1160 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा 1097 का। ओके 197 यानी कि पेटीएम। भारती लेकर आइए एक बार ज़रा, और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक भारती, और ये देखिए अब 1875 पर। मानस जी अगेन भारती, क्या कुछ साइन है वापस एक रिवाइवल के? 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 1952 पर है यहाँ। तो देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1880 है उसको ब्रेक करके 1920 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा भारती। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1840 है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। भारती इस पर अच्छा मूव। अच्छा कुछ कैश काउंटर्स देखे जहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। कार ट्रेड रखेगा एक बार स्क्रीन पर। कार ट्रेड याद होगा आपको पिछले वीक, हाँ 10 दिन पहले हमने इसको चार्ट जीपीटी में भी लिया था, इम्पैक्ट इक्का में भी शुमार किया गया था। 8.5% का मूव अभी भी दे रहा है। ये शानदार रिटर्न्स कार ट्रेड का 6 महीने 14 डेज में अगर आप देखें तो 51% का रिटर्न दिया है इसने। इतना शानदार रिटर्न दिया है इसने। एक बार 6 महीने का भी चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर कैसे मूव्स रहे हैं। ये पर्टिकुलर काउंटर लगातार फोकस में रहा है। गौरांग जी कार ट्रेड आपके कवरेज में है क्या ये पर्टिकुलर काउंटर? इसने बहुत रिटर्न्स बना कर दिए अपने निवेशकों को। जी बिल्कुल श्रेया जी, और मेरे ख्याल से जिस तरह की ये कंपनी है प्रतिस्पर्धा में ऐसा कोई है नहीं मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है। तो विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ और नए वर्टिकल्स खास करके जो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं उसको लेकर के कुछ बातें कही हैं। और इस कंपनी ने भी मेरे ख्याल से ये जो आधुनिक उपकरण जो है एआई को लेकर के अपने कारोबार को और सक्षम और मजबूत करने के लिए, अब विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन सेकंड हैंड कार मार्केट अगर आप ऐसे भी देखने जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर करके आ रही है। ओके बिल्कुल, इसको श्रेया हमने बिग स्टॉक्स में या उसमें कई बार कवर किया था पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, और वन वे री रेटिंग हुई है इसकी। मैं सच बताऊं तो इसका बिजनेस, जब इसका आईपीओ आया था तो मैं इसके बिजनेस मॉडल से एक्चुअली काफ़ी प्रभावित था, लेकिन क्योंकि पूरा ऑफिस था तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। मतलब लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद गेंस भी अच्छा है, बट स्टॉक क्रैश काफ़ी हुआ, उसके बाद आधा हो गया था। वहाँ से फिर अच्छे मूव्स आए हैं यहाँ पर, और ठीक है मतलब पिछले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद से अच्छे मूव्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार रिलायंस वापस रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि वो रिलायंस में जो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद उसमें फिर बाइंग आई, और अब देखिए डे हाई पर तो नहीं लेकिन फिर भी करीबी डे हाई पर ही है एक्चुअली अब रिलायंस पर, तो यहाँ अच्छा मूव आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ अच्छा मूव आया। अच्छा हिंडाल्को रखिएगा एक बार, 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई हिंडाल्को में, लेकिन अब एक सेंस बन रही है, और इनफैक्ट पूरा मेटल स्टॉक रखिएगा क्योंकि हिंडाल्को ने 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज एक कमबैक किया है, और साथ ही अगर आप देखेंगे पूरा मेटल स्पैक उस पर भी एक नज़र डालते हैं। ये भी करीब करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को पर चंदन जी क्या भी होगा आपका? जी अनुज जी देखिए, मेटल काउंटर में पिछले कुछ दिनों से एक बिकवाली देखने को मिली थी। लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर बनने लग गए थे, कॉल राइटिंग थी, बट अब जब इंडेक्स 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हिंडाल्को ने एक मेजर सपोर्ट से टर्न लिया है। आज से पहले मिड ऑफ द मार्च और मोस्ट ऑफ द मार्च में ये 980 के ऊपर नहीं जाता था, वो हर्डल बनता था, और 980 के ऊपर निकलने के बाद लगभग 1170-75 तक के लेवल बने, और इस रिसेंट डिक्लाइन में इसने वही 970-980 के जोन को बेस बनाया। तो मेरे हिसाब से 980 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा यदि यहाँ पे रोल रिवर्सल सेटअप देखना है, क्योंकि मंथली चार्ट नेगेटिव बट वीकली चार्ट में की सपोर्ट से टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से 980 एक रिवर्सल का काम करेगा, और पिछले 13-14 दिनों के जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो निगेशन हो रहा है, तो उसके चलते ऊपर में 1040-1045 तक के स्विंग देखे जा सकते हैं। ठीक है, हिंडाल्को पर आज अच्छी रिकवरी, कल थोड़ी बिकवाली हमने देखी थी सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स में, इनफैक्ट मेटल्स में अच्छी रिकवरी। चलिए बात होगी मेटल और साथ ही हिंडाल्को पर। अब क्लोजिंग के लिए चलते हैं बिग वॉल पर और समझ लेते हैं वेडनेसडे की क्लोजिंग कैसे रही है। क्लोजिंग अच्छा मानेंगे इसको? अच्छे मानेंगे, क्यों नहीं अच्छा मानेंगे। देखिए अगर आपके पास है तो आप अच्छा मानेंगे।
अगर आप वो क्यूटनेस में फंसे हुए हैं कि मैं यहाँ बस मैं ही टॉप पे बेचूँ, मैं ही बॉटम पे ले लूँ, तो फिर गुड लक टू यू, ठीक है। लेकिन एक ट्रेंड है मार्केट में, उस ट्रेंड में हमने एक व्यू लिया है कि कॉल ले ले, मंथ एंड की बने रहें उसमें और स्टॉप लॉस टेल करते रहें अपने, वो बिल्कुल एज इट इज़ काम कर रहा है। निफ्टी में आज भी 87 पॉइंट ऐड हुए हैं आपके, बैंक निफ्टी में आज फिर 250 पॉइंट ऐड हुए हैं आपके 57,540 पर। निफ्टी IT ये भी करीब 3-4% ऊपर रहा, 213 पॉइंट ऊपर। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप करीब 3-4% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा था, 1800 बढ़ने वाले शेयर, 1300 गिरने वाले शेयर्स थे। अब आ जाइए आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। काफ़ी सेक्टर्स थे जहाँ गेन्स थे। डिफेंस ने लीड किया आज, डिफेंस के अलावा कैपिटल गुड्स, डिफेंस 4%, कैपिटल गुड्स शानदार मूव, PSU बैंक्स, मेटल्स, एनर्जी और IT में लगातार दूसरे तीसरे दिन अच्छे मूव्स आए। आज लूजर्स में ऑटोज, रियल्टी, कैपिटल मार्केट, FMCG, फाइनेंशियल्स और फार्मा। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर ट्रेंड, करीब 7% ऊपर आज का टॉप गेनर। इसके अलावा BEL, हिंडाल्को, SBI लाइफ, इटर्नल और टाटा स्टील, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। और लूजिंग साइड पे क्या क्या थे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, ONGC, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये रहे आपके डाउन साइड पर। क्लोजिंग वेंसडे की शानदार रही, मंडे ट्यूसडे वेंसडे बीत गया, क्लोजिंग अच्छी रही। कल यानी कि थर्सडे का सेशन इंपॉर्टेंट को एक्सपायरी हो गई, क्या कुछ मूव्स रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, किस दिशा जाता है मार्केट, सब पे होगी चर्चा। सभी समीकरण क्यूज के साथ फिर से हाजिर होंगे मॉर्निंग शोज मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।